अध्याय 2311 पौराणिक चरम राजा। बाई वुचान को एक ड्यूक से लड़ते हुए पकड़े गए खरगोश की तरह लटका दिया गया था। ये खबर चरम राजा में जंगल की आग की तरह फैल गई। ये दूर दूर तक एक प्रसिद्ध कहानी बन गई। बाई वुचान को एक ड्यूक ने पीटा और उल्टा लटका दिया था, और वह ड्यूक बाई वेई का अपना शाही रक्षक था। पहली बार सुनने पर किसी ने भी इस कहानी पर विश्वास नहीं किया। आखिर बाई वुचान के पास कुख्यात प्रेतभूत राजा शरीर था। वह ऐसा दुश्मन था जो राजा वर्ग के विरोधियों को सिरदर्द देता था। एक साधारण ड्यूक उसे इतनी आसानी से कैसे हरा सकता था? जिन लोगों को इस कहानी पर यकीन नहीं था, उन्हें जल्द ही पता चल गया कि यह कहानी सच थी। कुछ शाही बच्चों ने हान सेन और बाई वुचान की लड़ाई के वीडियो बनाए थे। उन्हें एक स्ट्रीम किंग के इंटरनेट पर प्रकाशित कर दिया गया था। वीडियो को झटपट डाउनलोड किया गया और कई लोगों ने देखा। अरे, ये कौन है? इसके पास चाकू चलाने का कितना बड़ा हुनर है। बहुत चालाक। उसने बाई वुचान से आमने सामने लड़कर जीत हासिल नहीं की। राजकुमार की सारी शक्तियां खत्म करने वाले उन अदृश्य चाकू के रेशों के साथ मैं इसे लड़ाई भी नहीं कहूंगा। तुम्हें कुछ नहीं पता। यही वजह है कि यह ड्यूक इतना डरावना है। राजकुमार वुचान भी इनके बीच की लड़ाई को बराबर नहीं कर सका। ये डरावना है। राजकुमार बाई वुचान के प्रेतभूत राजा शरीर ने हमेशा प्रतिबंधों की अवहेलना की है, और उस ड्यूक ने उसे वैसे भी बांध रखा है। उस आदमी की शक्ति भयावह है। वास्तव में ये रिबेट के दांतों वाले चाकू जैसा लग रहा था, लेकिन दांतों वाला चाकू उस तरह रेशम नहीं बना सकता, और न ही यह प्रेतभूत राजा शरीर को छू सकता है। ये लड़ाई एक गर्मागर्म बहस का विषय बन गई। वे बाई वुचान द्वारा अपनी शक्ति से प्रहार करने के लिए कभी कभी शिकार चुनने के आदी थे, लेकिन जब बाई वुचान को एक ड्यूक ने पीटा तो उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दें। इससे जो भावनाएं पैदा हुई, उन्हें बयान करना मुश्किल था। अब सभी राजकुमार और राजकुमारियां बहुत अजीब व्यवहार करने लगे थे। आखिरकार राजा बाई वुचान से बहुत स्नेह करते थे, और वह बहुत घमंडी भी थे। कई शाही बच्चे बाई वुचान से कतराते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे इस बात से सहमत नहीं थे कि वह सबसे प्रतिभाशाली राजकुमार थे। उनकी इस प्रतिष्ठा और उनके द्वारा दिए जाने वाले विशेषाधिकार ने उन्हें ईर्ष्यालु बना दिया था। लेकिन अब बाई वुचान को शाही रक्षकों ने सबक सिखा दिया था। शाही परिवार के कई बच्चे उसे एक दो पायदान नीचे गिरते देखकर खुश थे। तो क्या हुआ अगर वो प्रतिभाशाली है? वो तो बस एक बेवकूफ है जिसके हाथ पैर बहुत शक्तिशाली हैं। उसे एक बाहरी ड्यूक ने धोखा दिया। वो शर्मनाक है, फिर भी पिताजी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। वीडियो देखने वाला एक राजकुमार हंस पड़ा। मिस मिरर ने वीडियो कई बार देखा। हर बार रिप्ले देखने पर वह और भी हैरान होती जा रही थी। सैनिकों और राजाओं की कब्र में उसने जो देखा था, वह अब जो देख रही थी उससे बहुत अलग था। मिस मिरर को आश्चर्य हुआ कि क्या वीडियो में दिख रहा ड्यूक वाकई वही हान सेन था जिसे उसने कब्र में देखा था। कब्र के अंदर हान सेन लड़ने के लिए सिर्फ कच्ची ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। वह किसी मांसल वानर की तरह था जो अपनी ओर आने वाली हर चीज को कुचलने पर तुला हुआ था। लेकिन इस लड़ाई में हान सेन दुष्ट और चालाक था। उसने शुरू से अंत तक बाई वुचान को परेशान किया। निराश राजकुमार अपनी प्रेतभूत राजा देह की शक्ति को मुक्त नहीं कर पाया। क्या जबरदस्त रणनीति और अद्भुत चाकूबाजी है। क्या उसने ये सब स्काई पैलेस में सीखा था? लेकिन क्या स्काई पैलेस की चाकूबाजी फैंटम घोस्ट किंग बॉडी को दबा सकती है? मिस मिरर गहरे चिंतन में वीडियो देख रही थी। अचानक मिस मिरर की नजर हान सेन के हाथ पर रुक गई। वीडियो ज्यादा साफ नहीं था, इसलिए मिस मिरर ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या देख रही है। यहाँ जूम इन करो और इस छवि को बढ़ाओ। मिस मिरर ने हान सेन के दाहिने हाथ की उंगली की ओर इशारा करते हुए कुछ तकनीशियनों को बुलाया। तस्वीर जूम करके साफ दिखाई दी। हान सेन की उंगली में एक चांदी और पन्ने की अंगूठी थी। जैसे ही मिस मिरर ने अंगूठी देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। घूरते हुए उसके जबड़े भींच गए। उसका वो शांत, आकर्षक भाव गायब हो गया था, और वो बिल्कुल अलग इंसान लगने लगी थी। वह अंगूठी उसके पास क्यों है? क्या उसने अपनी कब्र सैनिकों और राजाओं की कब्र के अंदर पाई है? मिस मिरर के हाव भाव समझ से परे थे। अपने बेडरूम में लौटने से पहले वह कुछ देर तक हान सेन की उंगली में अंगूठी को देखती रही। दरवाजा बंद करने के बाद मिस मिरर ने अपने बिस्तर के नीचे से एक छोटा सा बक्सा निकाला। पहले तो वह झिझकी, फिर धीरे से उसे खोला। उसने उलझन भरे भाव से उसके अंदर देखा। बक्से में एक चांदी की अंगूठी थी। उसमें एक पन्ना जड़ा था जो आंख जैसा दिखता था।
ये बिल्कुल उस अंगूठी जैसी थी जो हान सेन ने सैनिकों और राजाओं की कब्र से खोदकर निकाली थी, लेकिन यह अंगूठी हान सेन की अंगूठी से एक साइज छोटी थी। मिस मिरर ने डिब्बे में रखी अंगूठी को छुआ, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाला। फिर उन्होंने डिब्बा बंद करके वापस रख दिया। मिस मिरर की अभिव्यक्ति फिर से सामान्य लग रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी कुछ बेचैनी दिखाई दे रही थी। मिस मिरर कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन झिझकते हुए वापस लौट आईं। डिब्बा फिर से निकालते हुए उनकी आंखें गंभीर लग रही थीं। उन्होंने अंगूठी उठाई, उसे अपनी उंगली में पहना और खुद से बोली, आप इसे कई सालों तक छिपाकर रख सकते थे, लेकिन आप इसे हमेशा के लिए नहीं छिपा सकते थे। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि यह अंगूठी किसी बाहरी ड्यूक के हाथ लग जाएगी। अगर आपको ये पता चल जाता तो आप अपनी कब्र में करवटें बदल लेते। उसके बाद मिस मिरर हंस पड़ी। वह इतनी जोर से हंसी कि उनकी आंखों में आंसू भर आए। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। ये हान सेन बहुत ही दिलचस्प है। ... एक चरम राजा के महल के अंदर एक सुंदर महिला बाई वो चांद को चाकू चलाने का अभ्यास करते हुए देख रही थी। उसने भौहें चढ़ाई और कहा, वो चांद, मैंने तुमसे कहा था कि युद्ध की कलाएं सीखते समय तुम्हें और अधिक बहुमुखी होना चाहिए। केवल अपने प्रेत भूत राजा शरीर पर निर्भर रहना एक बुरी योजना है। मुझे आशा है कि तुमने इस अनुभव से कुछ सबक सीखा होगा। इसे एक चेतावनी समझो। तुम्हें अपने गुरु प्राचीन रसातल से और अधिक सीखने की जरूरत है। बाई वुचांग ने न तो कोई जवाब दिया और न ही उसकी तरफ देखा। उसने अपना चाकू कस लिया और उसे हवा में घुमाता रहा। हालांकि उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। वह युद्ध का अभ्यास कर रहे किसी आम आदमी जैसा लग रहा था। मैं तुमसे बात कर रही हूं। क्या तुम सुन रहे हो? बाई वुचांग ने उसकी बात अनसुनी कर दी, जिससे उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा आ गया। बाई वुचांग आखिरकार रुका, उस खूबसूरत औरत को देखा और ठंडे स्वर में बोला, मैं एक्सट्रीम माउंटेन जा रहा हूं। सुंदर महिला ने अपना सिर झटका और कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत जोखिम भरा है। मैं अपनी राहें खुद बनाता हूं, बाई वुचांग ने साफ साफ कहा। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के प्रशिक्षण मैदान से चला गया। वुचांग, यहीं रुक। क्या तुम सुन रहे हो? मैं तुम्हें एक्सट्रीम माउंटेन पर नहीं जाने दूंगी। ये नामुमकिन है। सुंदर महिला का चेहरा विकृत था और उसकी आवाज बहुत तीखी थी। लेकिन बाई वुचांग बिना पीछे देखे चला गया। उसने जब कहा, जिस क्षण मैं एक्सट्रीम माउंटेन से बाहर निकलूंगा उसी क्षण मैं हान सेन से फिर से लड़ने जाऊंगा, तो वह निश्चित लग रहा था। हान सेन का दिन अच्छा नहीं बीता। उसने बाई वुचांग को हरा दिया, लेकिन मुख्य जड़ राजा ड्रैगन को किसी दूसरे राजकुमार ने ले लिया। हान सेन इतना ताकतवर नहीं था कि एक और राजा वर्ग के राजकुमार और 7 अर्धदेवीभूत रक्षकों को हरा सके। अगर वह जीत भी जाता तो भी बाई वेई राजकुमार को नाराज नहीं करना चाहता था। उसने प्राथमिक जड़ त्याग दी। बाई वेई ने अभ्यास के लिए एक छोटे राजा ड्रैगन को चुना। हान सेन को लगा कि ऐसा करना व्यर्थ है। अगर वे किसी प्राथमिक मूल राजा ड्रैगन का दावा नहीं करते तो उसके लिए अवशोषित करने के लिए ज्यादा राजा वायु नहीं होगी। भूत अस्थि शक्ति को परिष्कृत करना तेज और ज्यादा कुशल होगा। राजा बाई के 100 बच्चे थे, लेकिन केवल 30 मूल राजा ड्रैगन थे। बिना लड़े उनमें से किसी एक को पाना बहुत दुर्लभ था। किसी एक को शांतिपूर्वक प्राप्त करने के लिए आपको बहुत भाग्य की आवश्यकता होती थी। इसलिए हान सेन और बाई वेई ने छोटे राजा ड्रैगन पर अभ्यास करते हुए दिन बिताए। सौभाग्य से हान सेन अपने साथ कई ड्यूक जेनोजेनिक जीन लाए थे। ये वे संसाधन थे जो ईशा ने उन्हें नैरो मून का पवित्र बालक बनने पर दिए थे। हान सेन ने ड्यूक श्रेणी के पर्याप्त जीन लाए थे जिससे उन्हें 100 अंक प्राप्त हो गए, और वह इस संख्या तक जल्दी ही पहुंच गए। जेडस्किन बैटल बॉडी अपने जीनो लॉक को रिलीज करने के लिए जरूरी मानक पर पहुंच गई है। जीनो लॉक खोलो। म्यूटेंट ब्लड बैटल बॉडी अपने जीनो लॉक को रिलीज करने के लिए आवश्यक मानक तक पहुंच गई है। जीनो लॉक खोलो। हान सेन के दिमाग में दोनों घोषणाएं एक के बाद एक घूम रही थीं। वह हैरानी से चौंक गया, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। हान सेन का दिल जोर से धड़क उठा। जेडस्किन अपने आप सक्रिय हो गया और फिर उसका पूरा शरीर जेड बन गया। उसके जीन्स के अंदर किसी स्विच ने काम करना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बंद कमरे की सारी खिड़कियां खुल गई हों, ताकि बाहर की सारी हवा अंदर आ सके और उसके शरीर को भर सके। हान सेन में अनंत शक्ति उमड़ पड़ी। जेडस्किन बैटल बॉडी ने अपना पहला जीनो लॉक खोल दिया है। हान सेन हैरान रह गया। उसने अभयारण्यों में जीनो लॉक तो खोल दिए थे,
लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि अपने शरीर को फिर से बनाने और जीनो ब्रह्मांड में आने के लिए उसे उन जीनो लॉक्स को फिर से खोलना होगा। लेकिन ये प्रक्रिया अभयारण्यों में जीनो लॉक खोलने की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग थी। अब जीनो लॉक खुलने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर ग्रहों से जुड़ा हुआ है। किसी ग्रह पर खड़े होकर वह उस ग्रह की शक्ति का उपयोग कर सकता था। इससे उसे सूक्ष्म पिंडों का वह वर्णन याद आ गया जो उसने पहले सुना था। जीनो लॉक खुलने के बाद ड्यूक के 100 जीन गायब हो गए। कुल संख्या 0 हो गई। क्या इसका मतलब यह है कि एक जीनो लॉक खोलने के लिए 100 ड्यूक जीन की जरूरत होती है? हान सेन को इस बात का अफसोस हुआ कि वह अपने सभी जेनोजेनिक जीन नहीं लाया था। लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि उन्हें अपने साथ लाना वैसे भी कोई अच्छा विचार नहीं होता। उसके पास ज्यादा भंडारण क्षमता नहीं थी। अगर एक जीनो लॉक खोलने के लिए 100 ड्यूक जीन की जरूरत होती है तो उसकी चारों जीनो 8 के लिए लॉक खोलने के लिए 400 ड्यूक जीन की जरूरत होगी। इसके अलावा ऐसे और भी जीनो लॉक हो सकते हैं जिनके बारे में उसे पता ही नहीं है। वैसे भी उसके द्वारा बचाए गए जेनोजेनिक जीन शायद उसके सभी जीनो लॉक खोलने के लिए काफी न हो। लेकिन फिर भी हान सेन बहुत खुश था। अगर 100 ड्यूक जीन एक जीनो लॉक खोल सकते हैं तो जीन की कहानी को भी उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। एक लॉक खोलने के लिए 100 जीन का इस्तेमाल करना जीन की कहानी के लिए ढेर सारे संसाधन खर्च करने और कुछ भी हासिल न करने से बेहतर था। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जीन्स की कहानी अभी तक ड्यूक का दर्जा हासिल नहीं कर पाई थी। हान सेन अभी तक अपने सिद्धांत को परख नहीं पाए थे। चाहे जो भी हो, मुझे ड्यूक के और भी जेनोजेनिक जीन ढूंढने ही होंगे। हान सेन किंग्स गार्डन में अपनी प्रैक्टिस जारी नहीं रखना चाहता था। सोच विचार के बाद उसने तय किया कि उसे जाकर जेनोजेनिक जीन ढूंढने होंगे। महारानी, इस जगह पर मेरी साधना पूरी हो चुकी है। राजा के बगीचे में कोई खतरा नहीं है, तो क्यों न आप यहीं रहकर साधना करें, जबकि मैं कुछ विदेशी जीवों का शिकार करने जा रहा हूं। मैं देखूंगा कि मुझे कोई सफलता मिलती है या नहीं। हान सेन द्वारा उसे चुनने का यही फायदा था। अगर वह बाई कैंगलान का रक्षक बनता तो वह सिर्फ राजकुमार के आदेश पर ही काम कर सकता था। वह इतनी बेबाकी से बात कभी नहीं कह सकता था। बाई वेई ने एक पल सोचा और कहा, अगर आप जेनोजेनेसिस का शिकार करना चाहते हैं तो नाइट्स पैराडाइज जा सकते हैं। वह जगह शाही रक्षकों के लिए बनाई गई थी। वहां बहुत सारे जेनोजेनेसिस हैं और केवल शाही रक्षकों को ही प्रवेश की अनुमति है, इसलिए वहां लड़ाई ज्यादा बुरी नहीं है। किंग्स गार्डन में हत्या की इजाजत नहीं थी। चूंकि उसे कोई जानलेवा खतरा नहीं था, इसलिए बाई वेई को हान सेन को वहीं रुकने के लिए मजबूर करने का कोई कारण नजर नहीं आया। यहां तक कि उसने हान सेन को किंग्स गार्डन से बाहर भी निकाला और फिर खुद अभ्यास करने चली गई। उसने किसी मुख्य मूल राजा ड्रैगन से लड़ने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसने अभ्यास के लिए एक कमजोर राजा ड्रैगन ढूंढ लिया। इस तरह कोई भी उससे लड़ने की जहमत नहीं उठाएगा। हान सेन बावा, छोटी लाल चिड़िया और खूनी किरिन को नाइट्स पैराडाइज में लाना चाहता था, लेकिन उसे बताया गया कि वहां सिर्फ शाही रक्षक ही जा सकते हैं। इसलिए उसे अकेले ही जाना पड़ा। नाइट्स पैराडाइज एक व्यवस्था थी। वहां कोई भी ग्रह सामान्य जीवन को सहारा देने में सक्षम नहीं था, फिर भी कई जेनोजेनिक जीव उन पर रहते थे। सामान्य जीव हवाई जहाजों पर निर्भर थे, जब तक कि वे उस दुर्गम वातावरण में रहने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली न हो। हालांकि हान सेन के पास उसकी बड़ी सफेद व्हेल थी, लेकिन वह उसका इस्तेमाल नहीं करने वाला था। नाइट्स पैराडाइज में दाखिल होने के बाद उसने देखा कि सिस्टम में ढेर सारे गैलेक्टिक श्रिम्प मौजूद थे। हान सेन ने गैलेक्टिक श्रिम्प को देखा। वे ज्यादातर ड्यूक श्रेणी के थे, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। अराजकता की प्रणालियों में गैलेक्टिक श्रिम्प के झुंडों की तुलना में उनकी संख्या लगभग दयनीय रूप से कम लग रही थी। हान सेन ने जाकर गैलेक्टिक झींगों को नहीं मारा। वह सीधे एक नारंगी ग्रह पर उड़ गया। उस प्रणाली में प्रवेश करने से पहले हान सेन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ शोध किया कि वह पूरी तरह तैयार है। वह जानता था कि नारंगी ग्रह पत्थर और धातु के जेनोजेनेसिस से भरा हुआ है। उनके रक्षात्मक गुण काफी प्रभावशाली थे और वे अपेक्षाकृत दुर्लभ थे। हालांकि वहां राजा जेनोजेनेसिस का अभाव था। सामान्य शाही रक्षकों को उस ग्रह पर शिकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। चूंकि हान सेन लोकप्रिय ग्रहों पर शिकार करने के लिए जाने को तैयार नहीं था, इसलिए उसे चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। लोकप्रिय शिकारगाहों में बहुत सारे राजा वर्ग के रक्षक होते और वे ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा होते। नाइट्स पैराडाइज किंग्स गार्डन नहीं था। चूंकि वहां सिर्फ शाही गार्ड्स को ही प्रवेश की अनुमति थी, इसलिए वे और भी बहुत कुछ कर सकते थे।
हान सेन यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि अगर उसका सामना दूसरों से हुआ, खासकर अगर वे दुश्मनी पर उतर आए, तो क्या होगा। हान सेन किंग कॉन्ग ग्रह पर उतरे और उन्होंने पाया कि जहां तक नजर जाती थी, वे चारों ओर नारंगी चट्टानों से घिरे हुए थे। जैसे जैसे नारंगी चट्टानें पुरानी होती गईं, वे धीरे धीरे नारंगी रेत में बदल गईं। चून की पारंपरिक जीवन रूपों को सहारा देने वाला कोई वायुमंडल नहीं था, इसलिए ग्रह पर कोई वनस्पति नहीं थी। और इसका मतलब था कि ग्रह की सतह का तापमान बहुत कम था, लगभग 200 केल्विन। गुरुत्वाकर्षण भी अधिकांश ग्रहों की तुलना में कई गुना ज्यादा था। सामान्य मनुष्य वहां निश्चित रूप से नहीं रह सकते थे। लेकिन उस तरह का माहौल ड्यूक को प्रभावित नहीं करता। हान सेन रेगिस्तान की नारंगी रेत पर उतरा और चलने लगा। चून की ज़ेनोजेनिक्स गुफाओं या टीलों के नीचे छिपे हुए थे, इसलिए अगर वह उड़ता तो उसे उन्हें ढूंढने में दिक्कत होती। इस वजह से उसने पैदल चलने का फैसला किया। ग्रह किंग कॉन्ग में कई एकल ज़ेनोजेनिक जीन थे। वे शायद ही कभी समूहों में काम करते थे। यही एक कारण था कि दूसरे गार्ड वहां जाना पसंद नहीं करते थे। अगर किंग गार्ड को कई निम्न श्रेणी के ज़ेनोजेनिक जीन चाहिए होते तो ज़ेनोजेनिक जीन की स्वतंत्रता के कारण उन्हें इकट्ठा करने में बहुत समय लगता। हान सेन चलता रहा और चलता रहा जब तक कि उसने अपने चारों ओर रेत उठते नहीं देखा। अचानक रेत से 3 मीटर लंबी कोई चीज उभरी। हान सेन की आंखें बिजली की तरह चमक उठी जब वह रेत से निकलती हुई चीज की ओर मुड़ा। वह पत्थर से बना एक मानव जैसा आकार था। वह उठा और तुरंत हान सेन की ओर पत्थर का एक मुट्ठी भर जोर से पटक दिया। हान सेन तेजी से पीछे हटा जिससे रॉकमैन की मुट्ठी रेत से टकराए। रेत एक छोटे से शॉकवेव के रूप में उस जीव की मुट्ठी के चारों ओर उछली। पत्थर स्पष्ट रूप से उसका तत्व था, इसलिए इस प्राणी को अपने शरीर के बाहर शक्ति का प्रयोग करने में कठिनाई होती। हालांकि ये प्राणी अपनी शक्ति का उपयोग स्वयं को सुदृढ़ करने के लिए करने में काफी कुशल था, इसलिए इसकी शारीरिक शक्ति अत्यंत प्रभावशाली थी। जैसे ही रॉकमैन ने उस पर फिर से वार किया, हान सेन ने अपना जेडस्किन बैटल बॉडी इस्तेमाल किया। फिर उसने रॉकमैन के मुक्के का जवाब देने के लिए एक मुक्का मारा। वेदना। हान सेन की जेड मुट्ठी रॉकमैन की पथरीली उंगलियों से टकराए जिससे पत्थर के पत्थर से टकराने जैसी तेज चटकने वाली आवाज निकली। हान सेन के घूंसे से रॉकमैन की विशाल मुट्ठी और बांह चकनाचूर हो गई और उसके आसपास की रेत पर पत्थर के टूटे हुए टुकड़े बिखर गए। हान सेन ने जल्दी से मुक्का मारा और रॉकमैन पर लगातार वार किए। कुछ ही वार के बाद रॉकमैन का शरीर टीलों पर मलबे के अलावा कुछ नहीं रह गया था। ज़ेनोजेनिक ड्यूक का शिकार किया गया। रॉक डैमन ज़ेनोजेनिक जीन पाया गया। हान सेन को कोई नई जानवर आत्मा तो नहीं मिली, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपने गिरे हुए दुश्मन के मलबे में तब तक खोजता रहा जब तक उसे एक मिट्टी के रंग का क्रिस्टल नहीं मिल गया। ज़ेनोजेनिक ड्यूक रॉक डैमन जीन प्राप्त किया गया। हान सेन ने क्रिस्टल उठाया और रेगिस्तान में फिर से चलने लगा। अब जब जेडस्किन का पहला जीन लॉक खुल गया था, तो वह ग्रह से ही शक्ति उधार ले सकता था। ये क्षमता काफी उपयोगी साबित हो रही थी। वह किंग कॉन्ग ग्रह पर खड़ा था और रॉक डैमन को मारते समय खर्च की गई ऊर्जा वापस पा रहा था। हान सेन 100 मील चला और इस पूरे समय में उसका सामना सिर्फ 2 रॉक डैमन से हुआ। ग्रह पर ज़ेनोजेनिक्स बेहद दुर्लभ थे, लेकिन इस वजह से जोखिम की गुंजाइश कम थी। बस हान सेन को अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा करने में ज्यादा समय लगेगा। हान सेन बहुत तेज उड़ सकता था, इसलिए उसने अपनी गति थोड़ी बढ़ाने के लिए हवा में उड़ान भरी। वह रेगिस्तान में तब तक घूमता रहा जब तक उसने अपने सामने एक काले कोहरे को घुटन भरे क्षेत्र में नहीं देखा। हान सेन को लगा कि शायद ये रेत का तूफान होगा या काले बादलों का जमाव रहा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं लग रहा था। ग्रह का वायुमंडल इतना पतला था कि असली बादल या रेत के तूफान नहीं बन सकते थे। काला कोहरा करीब आ गया और हान सेन को एहसास हुआ कि रेत से बना होने के बजाय ये वास्तव में पत्थर के मक्खियों का एक विशाल बादल था। पत्थर की मक्खियां बिल्कुल आम मक्खियों जैसी दिखती थीं, लेकिन उनके शरीर काले पत्थर के बने थे। वे एक सामान्य निम्न स्तरीय ज़ेनोजेनिक थीं जो आमतौर पर किंग कॉन्ग ग्रह पर पाई जाती थीं। वे ग्रह पर एकमात्र ज़ेनोजेनिक थीं जो समूह में हमला कर सकती थीं। डोंग 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 डोंग। उन्हें मारना व्यर्थ था। ज्यादातर स्टोनफ्लाई बैरन थे और एक भी विस्काउंट मिलना बहुत दुर्लभ था। किसी भी शाही रक्षक को स्टोनफ्लाई के ज़ेनोजेनिक जीन की परवाह नहीं थी। जैसे ही पत्थर के मक्खियां पास आईं, हान सेन ने उनके बीच से एक अजीब सी आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था मानो कीड़ों के उस अंधेरे चक्रवात के बीच कोई बड़ी चीज मंडरा रही हो। पत्थर की मक्खियां इतनी ज्यादा थीं कि वे काले बादल की तरह जमीन पर लटकी हुई थीं। नतीजतन हान सेन अंदर क्या है ये देख नहीं पा रहा था।
ये सचमुच पत्थर के मक्खियों की एक अद्भुत संख्या है। ग्रे किंग कॉन्ग के इतिहास के अनुसार इतनी संख्या में इन्हें देखना आम बात नहीं है। वे यहाँ क्यों हैं? उन्हें यहाँ क्या खींच लाया है? हान सेन ने सोचा। हान सेन ने अपना गैलेक्टिक लॉबस्टर कवच पहना हुआ था, जो उसे राजा वर्ग के जीवों से भी बचा सकता था। हान सेन को अपने सामने कीड़ों की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए वह सीधे पत्थर के मक्खियों के झुंड में चला गया। वह देखना चाहता था कि बीच में उसे क्या मिलेगा। अगर कोई किंग क्लास जेनोजेनिक भी होता तो भी हान सेन डार्क क्लाउड के भीतर उससे लड़ सकता था। अगर वह किंग क्लास जेनोजेनिक को मार पाता तो उसका जेनोजेनिक जीन भी उसके लिए एक बड़ा इनाम होता। झुंड में पत्थर के मक्खियों की संख्या वाकई हैरान कर देने वाली थी। हान सेन झुंड के बीच से गुजरा और पत्थर के मक्खियों ने उसके कवच पर जोरदार हमला किया, जिससे ऐसा लगा जैसे कोई तेज बारिश हो रही हो। हालांकि पत्थर की मक्खियां उस पर हमला करने की कोशिश नहीं कर रही थीं। बस इतनी ज्यादा थी कि वे गलती से हान सेन के कवच में जा घुसी। हान सेन पत्थर की मक्खियों के बीच से गुजरा और थोड़ी देर बाद उसे अपने सामने एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई के जितना पास गया, पत्थर की मक्खियां उतनी ही ज्यादा दिखाई देने लगीं। परछाई जल्द ही 4 पैरों वाले एक जानवर में बदल गई। वह किसी बाघ या शेर जैसा दिख रहा था, लेकिन वह परछाई पत्थर की मक्खियों से इतनी ढंकी हुई थी कि हान सेन उसकी त्वचा का 1 इंच भी नहीं देख पा रहा था। एक मोटी सी रूपरेखा के अलावा उस जीव का आकार छिपा हुआ था। हान सेन सिर्फ इतना बता पा रहा था कि वह 20 मीटर ऊंचा और 30 मीटर लंबा था। जेनोजेनिक अब पत्थर की मक्खियों की चादर ओढ़े हुए आ रहा था। पत्थर की मक्खियां उसके चारों ओर तेजी से दौड़ रही थीं। जेनोजेनिक हान सेन के पास से गुजरा, लेकिन उसने उस पर हमला करने का कोई संकेत दिए बिना चलना जारी रखा। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। उसने अपना पैर हिलाया और उसके चारों ओर एक पेट्रीफाई शॉकवेव फैल गई। हालांकि पत्थर के तत्व जेनोजेनिक्स में पेट्रिफिकेशन की शक्तियों के प्रति प्रबल प्रतिरोध था, लेकिन स्टोनफ्लाइज उसके हमले का सामना करने के लिए बहुत निम्न स्तर की थीं। हान सेन की पत्थर जैसी शॉकवेव फैल गई, जिससे संपर्क में आने वाले कई पत्थर के मक्खियां पत्थर बन गईं। वे आसमान से नीचे गिर पड़े। जेनोजेनिक पर बैठे पत्थर के मक्खियां भी डर गए और एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। जैसे जैसे वह जीव चलता रहा, उसका असली चेहरा दिखाई देने लगा। यह नीली धातु से बना एक भेड़िया था, लेकिन किसी कारणवश ये बुरी तरह घायल हो गया था। उस प्राणी का पूरा शरीर खून से सना हुआ था। पत्थर की मक्खियां भेड़िए के चारों ओर झुंड बनाकर बैठी थीं और उसके शरीर से बह रहे नीले रक्त को पीने की कोशिश कर रही थीं। ब्लग नीले धातु के भेड़िए ने अचानक 2 बार खांसी। वह आगे बढ़ता रहा और लगातार खांसता रहा। उसके मुंह से खून की लड़ियां लटक रही थीं। कई पत्थर की मक्खियां उसके सिर के चारों ओर भिनभिना रही थीं, जो साफ तौर पर उस नीले खून से खींची हुई थी जो अब रेत पर फैल रहा था। हान सेन ने पत्थर बनने की एक और लहर भेजी, लेकिन पत्थर के मक्खियों का झुंड हमले की पहुंच से बहुत दूर तक फैल गया। कुछ ही सेकंड बाद वे नीले धातु के भेड़िए के शरीर को एक बार फिर ढकने के लिए नीचे उतर आए। नीले धातु के भेड़िए ने पत्थर की मक्खियों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वो बिना रुके बस चलता रहा। उसके हर कदम से रेत पर उसके पैरों का एक बड़ा सा निशान बनता गया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे एक घायल किंग क्लास जेनोजेनिक मिला है। हो सकता है कि वह आधा देवीकृत भी हो। हान सेन बहुत खुश था। नीला धातु का भेड़िया बुरी तरह घायल लग रहा था और हान सेन को लगा कि वह इतना कमजोर है कि उसे आसानी से मारा जा सकता है। उसने अपना थंडर गॉड स्पाइक और घोस्ट टीथ नाइफ निकाला। वह घायल धातु के भेड़िए पर वार करने वाला था। जैसे ही हान सेन हमला करने वाला था, उसने आकाश से एक चीख सुनी। वह डरावनी चीख मानो ऊपर किसी बिंदु से फैलती हुई एक शॉकवेव थी। उस भयंकर चीख के दबाव में अनगिनत पत्थर के मक्खियां फट पड़ीं। कुछ ही पलों में कीड़ों का झुंड, जो पूरे आकाश में छा गया था, धूल के एक गुबार में सिमट कर रह गया। हान सेन की आंखें चौड़ी हो गईं। एक पत्थर का अजगर अपने पंख फड़फड़ाता हुआ आसमान में उड़ गया। वह आसमान से नीचे झपटा और घायल धातु के भेड़िए की ओर अपने तीखे पंजे बढ़ा दिए। पत्थर के अजगर का शरीर काले जैड जैसा लग रहा था। उसके पंख हवा को तीखे पत्थर के ब्लेड की तरह चीर रहे थे और वे फ्रैक्टलिक रोशनी से चमक रहे थे। यह एक अजीब नजारा था। किंग क्लास का पत्थर का विदेशी। हान सेन ने भौहें चढ़ाते हुए अपने हथियार और कस लिए। उसने उस विशालकाय धातु के भेड़िए को घूरा और लड़ने के लिए तैयार हो गया। मुझसे सामान चुराने की कोशिश कर रहे हो, है ना? मैं तुम्हें अभी बता दूं कि तुम्हारे पास वो सब नहीं है जो चाहिए। पत्थर का ड्रैगन नीले धातु के भेड़िए के सिर की ओर झपटा, लेकिन हान सेन ने अपने हथियार स्थिर कर लिए और स्थिर रहा।
एक दुबला पतला ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। इसलिए हालांकि नीले धातु के भेड़िए को भयानक चोटें लगी थीं, फिर भी उसमें काफी ताकत थी। वह जल्दी नहीं गिरेगा। इसलिए हान सेन ने योजना बनाई कि पत्थर के ड्रैगन और धातु के भेड़िए को थोड़ी देर लड़ने दिया जाए, फिर खुद हमला शुरू किया जाए। पत्थर का ड्रैगन जमीन पर उतरा। उसके प्रभाव क्षेत्र ने नीले धातु के भेड़िए को ढक लिया और भेड़िए के शरीर पर पत्थर के निशान दिखाई देने लगे। पत्थर के ड्रैगन में स्पष्टतः पत्थर बनाने की क्षमता थी, और इसके प्रभाव को देखते हुए ये कौशल पत्थर की गाय के पत्थर बनाने की क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली था। नीले धातु के भेड़िए ने हान सेन के पत्थर जैसे आघात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन पत्थर के ड्रैगन के हमले ने भेड़िए के शरीर पर पत्थर के निशान बना दिए थे। हमला भेड़िए के जख्मों में और भी गहराई तक धंसता हुआ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि पत्थर उसके जख्मों के आसपास जमा होकर जमने लगा था। पत्थर के अजगर के पंजे भेड़िए की गर्दन पकड़ने के लिए आगे बढ़े। नीले धातु का भेड़िया अपना सिर नीचे किए हुए था। उसने अपने राजा वर्ग के प्रभाव क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन जब पत्थर के ड्रैगन के पंजे उसके पास पहुंचे तो भेड़िए ने अपना सिर ऊपर उठा लिया। पत्थर के अजगर के पंजे भेड़िए के चेहरे पर लगे, लेकिन नीले धातु के प्राणी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अजगर के पंजे भेड़िए की त्वचा को भेद नहीं पाए। कच नीले धातु के भेड़िए ने पत्थर के ड्रैगन के पंखों को इतनी जोर से काटा कि वे फट गए। हान सेन ने पत्थर के ड्रैगन की चीखें सुनकर हैरानी से देखा। नीले धातु के भेड़िए ने कोई आवाज नहीं की, वह बस अपने पंजों और नुकीले दांतों से उन्मत्त हो गया। एक क्षण बाद नीले धातु के भेड़िए ने राजा वर्ग के पत्थर के ड्रैगन को चीर डाला। राजा वर्ग का खून चारों ओर फैल गया। जैसे ही पत्थर का ड्रैगन फटा, नीले धातु का भेड़िया रुक गया और उसके पत्थर के निशान फीके पड़ गए। पत्थर के ड्रैगन की शक्तियों का अब भेड़िए पर कोई असर नहीं दिख रहा था। धातु के भेड़िए ने ड्रैगन के शरीर को और चीर डाला, ड्रैगन की पत्थर जैसी रीढ़ को ढूंढकर बाहर निकाल दिया। हान सेन को लगा कि यह ड्रैगन का ज़ेनोजेनिक जीन है। जानवर ने उसे थोड़ा चबाया, फिर एक ही घूंट में निगल गया। पत्थर के ड्रैगन के शरीर पर एक नजर भी डाले बिना भेड़िया वहां से चला गया। हान सेन दंग रह गया। नीले धातु के भेड़िए ने राजा वर्ग के प्रभाव क्षेत्र का इस्तेमाल भी नहीं किया था, और फिर भी उसने राजा वर्ग के पत्थर के अजगर को आसानी से मार डाला था। उसकी ताकत डरावनी और विचलित करने वाली थी। हान सेन ने शुरू में भेड़िए की घायल अवस्था का फायदा उठाना चाहा था, लेकिन जानवर की क्रूरता को देखने के बाद उसने यह विचार छोड़ दिया। यह आदमी अवश्य ही कोई उत्परिवर्ती राजा वर्ग का विदेशी होगा, हान सेन ने सोचा। लेकिन हान सेन को समझ नहीं आया। नीली धातु का भेड़िया बहुत ताकतवर था, और उसने पत्थर के ड्रैगन के साथ अपनी छोटी सी लड़ाई में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। राजा वर्ग का पत्थर का अजगर भेड़िए के धातु शरीर को भेदने में असमर्थ था, और पत्थर बन जाने के बाद भेड़िया ठीक हो गया था। इसका मतलब था कि उसमें अद्भुत उपचार शक्तियां थीं। किसी भी पैमाने से यह एक भयावह विदेशी प्राणी था। हालांकि इसके घाव ऐसे थे कि यह भर नहीं सकता था। इससे लगातार खून बह रहा था, जिससे हान सेन को आश्चर्य हो रहा था कि इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। नाइट्स पैराडाइज के बारे में उसे जो जानकारी मिली, उसके अनुसार वहां देवतुल्य प्राणी मौजूद थे, लेकिन किंग कॉन्ग ग्रह पर उनका निवास होना अनसुना था। क्या ग्रह किंग कॉन्ग उन देवीकृत जेनोजेनिक्स का घर है जिनकी खोज अभी तक नहीं हुई है? हान सेन चौंक गया। वह शायद किंग श्रेणी के जेनोजेनिक्स के खिलाफ खुद को संभाल सकता था, लेकिन किसी देवीकृत प्राणी के खिलाफ जाना उसके लिए असंभव था। नीले धातु के भेड़िए को रेगिस्तान में और अंदर जाते देख हान सेन एक पल के लिए झिझका। आखिरकार उसने नीले धातु के भेड़िए का पीछा करने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि भेड़िया कहाँ जा रहा है। हान सेन ने सोचा कि अगर नीली धातु का भेड़िया सचमुच मर रहा है, तो उसके मरने के बाद भी उसके पास उसकी लूट का दावा करने का मौका हो सकता है। नीली धातु का भेड़िया रेगिस्तान में चलता रहा। अपनी ताकत के बावजूद वह धीरे धीरे चल रहा था, और अब जब हान सेन ने उसे हरकत करते देखा था, तो वह उसकी इस क्षमता को कम नहीं आंकेगा। अगर वह तेज चलना चाहता तो जरूर चल सकता था। नीला धातु वाला भेड़िया जहां भी जाता, पत्थर की मक्खियों के अलावा बाकी सभी विदेशी प्राणी भाग जाते। कोई भी उस विशाल भेड़िए के आसपास नहीं रहना चाहता था। फिर भी पत्थर की मक्खियां पास ही रहीं। वे नीले धातु के भेड़िए के पास इकट्ठा हो गईं और उस पर टूट पड़ी, उसके जख्मों को ढंकने लगी और उसका खून पीने लगी। नीले धातु के भेड़िए ने उन्हें मारने की योजना नहीं बनाई थी। वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा, रेगिस्तान के सुदूर इलाकों में गहराई तक पहुंचता गया। हान सेन 70 से 80 घंटे तक उसका पीछा करता रहा। आखिरकार नीला धातु का भेड़िया रुक गया।
उनके सामने की घाटी भव्य तो थी, लेकिन अस्त व्यस्त भी थी, और उसके पत्थरों से पानी नहीं बह रहा था। उसकी जगह घाटी में लावा की धारा बह रही थी। नीले धातु के भेड़िए ने एक पल के लिए लावा की धारा को देखा, फिर सीधे लावा में छलांग लगा दी। छप छप, नीले धातु का भेड़िया लावा में कूद गया, जिससे दर्जनों मीटर ऊंची लहरें उठीं। लावा नदी के किनारों पर उछला और नीचे गिरते ही काले धुएं और आग के गुबार उठे। हान सेन उस विशाल घाटी में धीरे धीरे उड़ रहा था। नीले धातु का भेड़िया लावा में कूदते ही तेजी से गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानवर डूब गया हो, क्योंकि वह उसे अब देख नहीं पा रहा था। अजीब है, नीले धातु का भेड़िया अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ नहीं लग रहा था। लावा उसका प्राकृतिक घर हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर नहीं, तो उससे यहाँ क्या लाया होगा? शायद उस जीव को सचमुच लगा होगा कि वह मर रहा है, इसलिए वह लावा में कूदकर यहाँ सब कुछ खत्म करना चाहता था ताकि कोई उसके अवशेष न खा सके। ये सही नहीं हो सकता। लावा में जरूर कोई विदेशी जीव होंगे। भेड़िया अपना शरीर हमेशा लावा में नहीं रख सकता। हान सेन को ये बहुत अजीब लगा। हान सेन ने इधर उधर देखा और आखिरकार उसे पता चला कि लावा पत्थर जैसे दिखने वाले सांपों का घर था। हालांकि वे उस जगह के पास नहीं गए जहां नीला धातु का भेड़िया कूदा था। इसका हान सेन से कोई लेना देना नहीं था, बस उत्सुक था। जो कुछ हो रहा था उसे जानने की उसकी इच्छा एक ऐसी खुजली की तरह थी जिसे वो खुजला नहीं सकता था। वो यूं ही चले जाना नहीं चाहता था। हान सेन ने नीले धातु वाले भेड़िए के फिर से उभरने का इंतजार करते हुए पास ही एक विदेशी प्राणी को मार डाला। वह उस जगह से ज्यादा दूर नहीं गया जहां भेड़िया गायब हो गया था। लगभग 4 दिन बीत गए और लावा की धारा शांत रही। इससे हान सेन उदास हो गया। हान सेन लावा में गोता लगाना चाहता था और उसे करीब से देखना चाहता था, लेकिन वह अपना मन नहीं बना पा रहा था। लावा की उस जमीन पर कई विदेशी लोग रहते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस खास इलाके में जाने की हिम्मत नहीं की। शायद वे नीले धातु के भेड़िए से डरते थे, या शायद वहां नीचे कुछ और भी अजीब चीज थी। ज़ेनोजेनिक मार्क्विस का शिकार किया गया। रॉक स्नैक, ज़ेनोजेनिक जीन पाया गया। हान सेन ने एक रॉक स्नैक को मार डाला क्योंकि आसपास कोई और ज़ेनोजेनिक नहीं था। यह आखिरी ज़ेनोजेनिक था जिसे वह मार सका, और वह सिर्फ एक मार्क्विस था। हान सेन ने दांत पीसते हुए लावा वाले इलाके में वापस चला गया। उसने सोचा कि वहां इंतजार करना समय की बर्बादी है, इसलिए अब उसके सामने 2 विकल्प थे। या तो वह वहां से निकलकर शिकार जारी रख सकता था, या लावा के अंदर जाकर देख सकता था। अपनी जिज्ञासा के कारण हान सेन ने दूसरा विकल्प चुना। उसने अपना गैलेक्टिक लॉबस्टर कवच पहना, अपनी डोंगक्सुआ नाभा को सक्रिय किया और फिर अपना सिर लावा में डुबो दिया। ग्रे किंग कान के पत्थर का गलनांक बहुत अधिक था, इसलिए लावा भी अविश्वसनीय रूप से गर्म था। हान सेन ने अपना गैलेक्टिक लॉबस्टर कवच पहना हुआ था और उसकी जेड स्किन पूरी ताकत से काम कर रही थी। फिर भी उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी त्वचा झुलस रही हो। सौभाग्य से वह गर्मी सहन कर सका। झिझकते हुए वह लावा में गहराई तक उतर गया। लावा पानी की तरह पारदर्शी नहीं था, इसलिए सतह के नीचे पहुंचते ही उसकी आंखें बेकार हो गईं। इसके बजाय उसे अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने के लिए अपनी डोंगक्सुआ नाभा का उपयोग करना पड़ा। लावा की धारा उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा विशाल थी। कुछ देर नीचे तैरने के बाद भी हान सेन घायल नीले धातु के भेड़िए को ढूंढ नहीं पाया था। वह लावा की दूर तक फैली हुई सतह को भी नहीं देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अंतहीन समुद्र के बीचों बीच खो गया हो। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन 1 मिनट बाद डोंगक्सुआ नाभा ने पास के लावा में तैरते हुए एक प्राणी को देखा। नहीं, सिर्फ एक नहीं था। हान सेन को जल्दी ही एहसास हो गया कि लावा में कई ज़ेनोजेनिक तैर रहे थे। वह कम से कम 100 मीटर लंबे चट्टानी ड्रैगन से घिरा हुआ था। वे सब लावा में एक साथ खेल रहे थे। हान सेन उनकी मौजूदगी को भयावह रूप से महसूस कर सकता था। वे सभी कम से कम राजा वर्ग के थे और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। हान सेन को कम से कम 1 दर्जन का आभास हुआ। सौभाग्य से रॉक ड्रैगन हान सेन में रुचि नहीं दिखा रहे थे। शायद वह बहुत छोटा था और इसलिए वह उनका ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ था। 1000 मीटर लंबा चट्टानी ड्रैगन आसानी से तैरकर हान सेन के पास से गुजर गया और उसने उस पत्थर के शरीर पर एक छोटी छिपकली की तरह कूदने का फैसला किया। उसने चट्टानी ड्रैगन की खाल को पकड़ लिया और उसे आगे बढ़ने दिया। उस अंतहीन लावा सागर में एक घायल नीले धातु के भेड़िए को ढूंढना अब कोई व्यावहारिक लक्ष्य नहीं लग रहा था। हालांकि अगर रॉक ड्रैगन की भीड़ शत्रुतापूर्ण नहीं थी, तो चारों ओर देखने के लिए रॉक ड्रैगन का इस्तेमाल करना एक अच्छा विचार लग रहा था।
रॉक ड्रैगन कुछ देर तक लावा में तैरता रहा और अंततः वह लावा के समुद्र में और गहराई में चला गया। उनके आसपास का तापमान बढ़ गया और हान सेन को लगा जैसे उसकी त्वचा जल रही हो। खुशकिस्मती से चट्टानी ड्रैगन के शल्क ठंडे थे। वे लावा के तापमान के हिसाब से नहीं बदल रहे थे और खुद को उनसे दबाने से हान सेन को काफी अच्छा महसूस हुआ। उस लावा सागर में कई ज़ेनोजेनिक प्राणी थे। वे सभी या तो अग्नि या चट्टानी तत्व थे, लेकिन जब उनका सामना ड्रैगनों की भीड़ से हुआ तो वे सब एक तरफ हट गए। कोई भी प्राणी ड्रैगनों से लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी नीले धातु के भेड़िए का कहीं कोई नामोनिशान नहीं दिख रहा था। हान सेन को आश्चर्य हुआ, ये जगह नीले धातु के भेड़िए के लिए उपयुक्त नहीं है। वह यहाँ क्यों आएगा? जैसे ही हान सेन इस सवाल पर विचार कर रहा था, उसे अचानक दबाव की एक लहर महसूस हुई और फिर वह जलन तुरंत गायब हो गई। हान सेन ने देखा कि सारा लावा गायब हो गया था। उसने आंखें खोलीं और जो देखा उससे वह दंग रह गया। जलते हुए लावा को किसी अदृश्य शक्ति ने ऊपर उठाया हुआ था। इससे लावा का एक आकाश बन गया और लावा के आकाश के नीचे एक स्वप्निल द्वीप था। वहां तालाब, पहाड़, फूल और पेड़ थे। चारों ओर सफेद बादल छाए हुए थे। ये स्वर्ग का एक टुकड़ा सा लग रहा था। उस द्वीप के बीचों बीच एक झील थी जो किसी विशाल गर्म झरने की तरह भाप छोड़ रही थी। नीले धातु का भेड़िया झील के अंदर नहा रहा था। वह बहुत थका हुआ लग रहा था, मानो द्वीप पर आना उसके लिए बहुत जरूरी छुट्टी रही हो। चट्टानी ड्रैगन अब द्वीप के चारों ओर उड़ रहे थे। वे भी झील में घुसना चाहते थे, लेकिन वे बहुत डरे हुए लग रहे थे। इसके बजाय वे धातु के भेड़िए पर दहाड़ते रहे। नीले धातु का भेड़िया शोर मचाते ड्रैगन की अनदेखी करते हुए संतुष्ट होकर अपना स्नान जारी रखता रहा। हान सेन देख सकता था कि नीले धातु के भेड़िए के जख्म लगभग भर गए थे। झील में बिताए कई दिनों के बाद वह लगभग पूरी तरह स्वस्थ लग रहा था। क्या उस झील का पानी ठीक कर सकता है? हान सेन ने उस झील की ओर देखा। झील बिल्कुल साफ दिख रही थी और वह उसके बीचों बीच झरने का पानी उबलता हुआ देख सकता था। भापदार हवा ऊपर उठ रही थी, लेकिन उसे उसमें कोई खास बात नजर नहीं आ रही थी। झील पहाड़ों, पेड़ों और लताओं से घिरी हुई थी। बादलों के बीच कुछ फूल खिल रहे थे। अगर लावा वाला आसमान न होता तो ये किसी छुट्टियां मनाने वाले रिजॉर्ट जैसा लगता। शायद चट्टानी ड्रैगन अंततः भेड़िए को परेशान करने में सफल हो गए, क्योंकि वह प्राणी झील से उठ खड़ा हुआ और उन पर दहाड़ने लगा। चट्टानी ड्रैगन हैरान रह गए और लावा आकाश की ओर वापस ऊपर की ओर बढ़ गए। वे लावा के नीचे उस अजीबोगरीब द्वीप से बाहर निकल गए। हान सेन ने द्वीप पर गौर करते हुए निष्कर्ष निकाला कि शायद यही वह जगह रही होगी जहां चट्टानी ड्रैगन रहते थे। नीले धातु के भेड़िए ने उसे उनसे छीन लिया होगा। शायद इसीलिए उन्हें वहां से जाने पर मजबूर होना पड़ा। और हो सकता है कि नीली धातु वाला भेड़िया द्वीप पर स्थित झील का उपयोग स्वयं को ठीक करने के लिए कर रहा हो। हान सेन निराश हो गया। नीले धातु के भेड़िए के जख्म लगभग भर चुके थे। अब तो राजा वर्ग के चट्टानी ड्रैगन भी उस जानवर से डरने लगे थे, इसलिए हान सेन के पास कोई मौका नहीं था। हान सेन ने चट्टानी ड्रैगन के शरीर पर से अपनी पकड़ ढीली की और लावा सागर से बाहर कूद गया। वह घाटी में वापस लौटना चाहता था ताकि वह फिर से ज़ेनोजेनिक्स का वध कर सके। हान सेन घाटी के घुमावदार रास्ते पर चलता रहा। 1000 मील चलने के बाद उसे कुछ और चट्टानी राक्षस मिले। उसने उन्हें मार डाला और उनके ज़ेनोजेनिक जीन प्राप्त कर लिए, लेकिन उसे अभी भी उनकी एक भी राक्षसी आत्मा नहीं मिली थी। अचानक उसने आसमान से एक परछाई गिरती देखी। वह वातावरण को चीरती हुई सीधे हान सेन की ओर बढ़ रही थी। साए को देखते ही हान सेन का चेहरा पीला पड़ गया। वह तुरंत वहां से जाने के इरादे से मुड़ा, लेकिन वह साया बहुत तेज था। वह सीधे हान सेन के सामने आकर उसका रास्ता रोक रहा था। क्या मुझे देखते ही इतनी जल्दी चले जा रहे हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? वह परछाई एक खूबसूरत महिला गार्ड थी। उसने हान सेन को देखकर मुस्कुराया। गार्ड रेड स्लीव, मैं तुमसे सिर्फ एक बार मिला हूं। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मैं तुम्हें पसंद कैसे नहीं कर सकता? मैं तो बस ज़ेनोजेनिक्स का शिकार करने की जल्दी में हूं। अगर तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए तो मुझे जाना होगा। हान सेन मुड़ा और जाने लगा। रेड स्लीव मुस्कुराए और बोली, मेरे प्यारे छोटे भाई, किंग्स गार्डन में मुझे लगता है तुमने अपनी बड़ी बहन को पहचान लिया होगा, है ना? तुमने ऐसा क्यों कहा? हान सेन सिहर उठा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेर दी। उसे पता था कि अब वह और नहीं छिप सकता। उसने पलटकर रेड स्लीव का सामना किया और उसका शरीर पहले ही बदल चुका था। उसके कान बर्फ जैसे सफेद और पूंछ लोमड़ी जैसी थी। उसका चेहरा उस चेहरे में बदल गया था जिसे हान सेन अच्छी तरह जानता था।
वह फॉक्स क्वीन थी। मैं देख रहा हूं कि मेरी बहन का चेहरा पहले जैसा ही है। तुम अब भी बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हान सेन मुस्कुराया, लेकिन उसका मन भागने के तरीके सोचने में लगा हुआ था। लोमड़ी रानी इतनी हिम्मती थी कि उसने खुद को चरम राजाओं में से एक बताकर राजकुमार 14 के करीब पहुंचा दिया। उसने जरूर कोई बड़ी योजना बनाई होगी। अब जब हान सेन को पता चल गया था कि वह उनमें से एक है, तो वह उसे जिंदा छोड़ने को तैयार नहीं थी। हान सेन ने पहले कभी नहीं दिखाया था कि वह उसे पहचानता है। उम्मीद कर रहा था कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसने उसे पहचान लिया है। उसने सोचा था कि उसे यह पता चलने में थोड़ा समय लगेगा कि उसने उसका राज जान लिया है, इसलिए उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी उसके पास आ जाएगी। लोमड़ी रानी का सुंदर चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम ये कहकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि मैं तुम्हारे गुरु के हाथों हारी? बहन, तुम मेरी बातों को बहुत गहराई से देख रही हो। हान सेन हंसा। लोमड़ी रानी के चेहरे पर बर्फ जैसी चमक थी और उसने कहा, अगर मुझे इतने लंबे समय तक दबाया न गया होता कि मेरी प्रतिभा थम सी गई होती, तो तुम्हारी शिक्षिका मुझे हरा नहीं पाती। जब मैं अपनी ताकत वापस पा लूंगी तो मैं उसे तोड़ दूंगी। जाहिर है, हार के कारण लोमड़ी रानी के मन में अब भी ईशा के लिए बहुत घृणा थी। उसे अपनी हार की बहुत परवाह थी। अगर तुम अभी भी ठीक हो रही हो तो तुम एक्सट्रीम किंग के पास क्यों आए हो? हान सेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह उससे हर संभव जानकारी लेना चाहता था। फॉक्स क्वीन ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। तुम सहयोग करना चाहती हो, क्यों? हान सेन ने उलझन से फॉक्स क्वीन की ओर देखा। तो हम खजाना चुरा सकते हैं? बिल्कुल। अगर खजाना लूटने लायक नहीं होता तो मैं यहाँ एक्सट्रीम किंग के साथ क्यों होती? फॉक्स क्वीन ने हान सेन के करीब आते हुए कहा। उसने हान सेन के गाल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह खरगोश की तरह 50 मीटर दूर छलांग लगा गया। वह बहुत सतर्क लग रहा था। ये तुम्हारी हिम्मत नहीं है। चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं करना चाहती, लोमड़ी रानी ने हंसते हुए उसे आश्वस्त किया। हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तो बस एक छोटा मोटा ड्यूक हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। लोमड़ी रानी ने एक्सट्रीम किंग के घर में घुसने की हिम्मत दिखाई थी। वह जो भी चुराना चाहती थी वह महत्वपूर्ण होना चाहिए था। अगर कोई एक्सट्रीम किंग को नाराज कर देता तो कुलीन जाति शायद उसके दोस्तों और परिवार को नष्ट कर देती। भले ही हान सेन को डर न हो, फिर भी उसे ग्रहण ग्रह पर अपने परिवार और दोस्तों के बारे में सोचना था। इसके अलावा फॉक्स क्वीन जैसी दुष्ट औरतें बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं होती। वह जिसे चाहे खुशी खुशी धोखा दे सकती थी। तुम मेरी मदद करोगे? मैं बस तुम्हें नमस्ते कहने आई हूं ताकि तुम तैयार रहो, फॉक्स क्वीन ने कहा। उसका शरीर लाल आस्तीन के रूप में वापस आ गया। उसने हान सेन की ओर हाथ हिलाया और आगे बोली, मैं अब जा रही हूं। अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो बहुत बुरा होगा। मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, मेरे अच्छे भाई। उसके बाद फॉक्स क्वीन ने अपनी उंगलियां अपने सेक्सी लाल होठों पर रखी। उसने हान सेन को एक चुंबन दिया और उड़ गई। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। लोमड़ी रानी उससे मिलने और अपना असली रूप दिखाने आई थी। वह साफ तौर पर उसे अपनी असली पहचान उजागर करने से आगाह करने आई थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? ऐसा तो नहीं कि वो मुझे ब्लैकमेल कर सकती है या कुछ और, पर लगता है वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी है। उसके अपने ही तर्क होंगे। वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही होगी, है ना? हान सेन को उसका ये खेल समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर उसे वहां अपना असली रूप दिखाने की क्या जरूरत थी। हान सेन ने फॉक्स क्वीन के विचारों को एक तरफ रख दिया और जेनोजेनिक्स की खोज में लग गया। जेनोजेनिक्स की खोज में वह अंततः एक नारंगी पहाड़ पर पहुंच गया। जब वह नीचे उतरा तो उसके बगल में एक दीवार हिलने लगी। काली धातु से बना एक प्राणी निकला। गुड़िया जैसा दिखने वाला वह दीवार से बाहर निकल आया। हान सेन के पास आते हुए उसका शरीर मशीन जैसी बेढंगी चाल से हिल रहा था। ड्यूक श्रेणी की धातु की गुड़िया। हान सेन मुस्कुराया। धातु की गुड़ियाएं ग्रह किंगकॉम की विशेष प्रकार की विदेशी वस्तुएं थीं। वे बहुत दुर्लभ थीं और धातु की खदानों से दूर उन्हें देखना असामान्य था। धातु की गुड़िया का जेनोजेनिक जीन जेनोजेनिक खजाने का एक अत्यंत दुर्लभ घटक था। ये ड्यूक श्रेणी की वस्तु थी, लेकिन किंग श्रेणी के जेनोजेनिक खजानों के निर्माण के लिए यह एक मूल्यवान घटक था। धातु की गुड़िया का शरीर भी एक अच्छा विदेशी खजाना था। उसका पूरा शरीर ही मूल्यवान था।
हान सेन को जेनोजेनिक जीन की आवश्यकता थी और एक धातु की गुड़िया 1 दर्जन साधारण ड्यूक जेनोजेनिक जीन के बराबर थी। उस जीव का शरीर बेढंगा लग रहा था और वह अचानक हिलने लगा। उसकी मुट्ठी बिजली की तरह हान सेन की ओर चमकी। वह चीज भले ही अजीब लग रही हो, लेकिन वह अविश्वसनीय गति से चल रही थी। एक साधारण व्यक्ति उसके हमले पर समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था, लेकिन हान सेन की प्रतिक्रिया का समय सबसे बेहतरीन था। वह उछला और धातु की गुड़िया के तेज भूसे से बच निकला। फिर उसने अपने भूतिया दांत वाले चाकू से पलटवार किया और धातु की गुड़िया का दिमाग आधा काट दिया। जेनोजेनिक ड्यूक का शिकार किया गया। धातु की गुड़िया, जेनोजेनिक जीन मिला। धातु की गुड़िया की जानवर आत्मा प्राप्त हुई। इसने मुझे एक जानवर की आत्मा दी। मुझे आश्चर्य है कि यह किस तरह की जानवर की आत्मा है। हान सेन खुश हुआ। उसने अपने आत्मा सागर के अंदर जानवर की आत्मा को देखा। ड्यूक बीस्ट सोल मेटल डॉल हेलोटाइप। इससे पहले कि हान सेन उस जानवर की आत्मा को आजमा पाता, ऊपर से एक तेज आवाज आए। कोई हान सेन के ठीक बगल में उतरा। हान सेन ने मुड़कर अपने बगल वाले आदमी की तरफ देखा। उसकी मौजूदगी डराने वाली थी और वो वाकई किंग क्लास का था। ये सामान वहीं छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा, राजा वर्ग के रक्षक ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वह धातु की गुड़िया के अवशेष उठाने के लिए आगे बढ़ा। यह मेरा शिकार है। हान सेन ने धातु की गुड़िया पर कदम रखा और उसे दूसरे गार्ड की पकड़ से गिरा दिया। धातु की गुड़िया हान सेन के पैरों के नीचे हिल गई। वह किंग क्लास गार्ड के पास नहीं गई। राजा वर्ग का रक्षक ठहाका लगाकर हंसा। नाइट्स पैराडाइज में तुम्हें जिसे चाहो मारने और लूटने की इजाजत है। मैं सिर्फ शिकार ले रहा हूं, रानी बाई वेई के सम्मान में तुम्हारी जान नहीं। अगर तुम उसके लिए कुछ भी नहीं होते तो मैं तुम्हारी कही बात के लिए तुम्हें पहले ही मार डालता। मैं अंधविश्वासी नहीं हूं। तुमने कहा था कि मुझे मार दिया जाता। मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये सच है, हान सेन ने सपाट लहजे में कहा, अभी भी धातु की गुड़िया के शरीर पर खड़ा था। राजा बाई ने अपने बच्चों और नाती पोतों को लड़ने की इजाजत तो दी, लेकिन ये भी सुनिश्चित किया कि वे एक दूसरे को मारने से बचें। उन्हें मरने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। जब तक राजा बाई जीवित रहे, कोई भी शाही बच्चा अपने साथियों की हत्या नहीं करेगा। लेकिन बच्चों के शाही रक्षकों की जान उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। शाही बच्चों के आपसी झगड़ों में अक्सर शाही रक्षक मारे जाते थे। नाइट्स पैराडाइज एक खतरनाक इलाका था। वहां पहरेदार जेनोजेनेसिस को मारते थे और दूसरे पहरेदारों से भी मुकाबला करते थे। ये किंग्स गार्डन जैसा नहीं था जहां हत्या करना मना था। ये हत्या करके आसानी से बच निकलने की जगह थी। राजा वर्ग का रक्षक बिल्कुल सही था। अगर उसने वहां हान सेन को मार दिया तो बाई वेई को ठेस पहुंचेगी, लेकिन कोई उसे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। वह फिर भी आजाद रहेगा। हालांकि हान सेन पीछे हटना नहीं चाहता था। वह संसाधनों का दावा करने के लिए एक्सट्रीम किंग के पास आया था और वह आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो अपनी इस गलती का बदला मुझ पर मत लेना, राजा वर्ग का रक्षक गुर्राया। फिर उसने एक हरा प्रभाव क्षेत्र बनाया जो कुछ 1000 मीटर की दूरी तक फैला हुआ था। हमले की परिधि के अंदर हान सेन को अब ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी में हो। दमघोंटू शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह आजादी से हिल भी नहीं पा रहा था। स्पष्टतः एओ में जल तत्व था जिसने हान सेन की गतिशीलता को कम कर दिया था। हान सेन ने अपना भूतिया दांत वाला चाकू निकाला। जैसे ही उसे पानी की एक जंजीर ने अपने चारों ओर लपेटा हुआ महसूस हुआ। इसने उसे कसकर जकड़ लिया और उसकी बाहें पूरी तरह से जकड़ ली गईं। किंग क्लास गार्ड ने हमला करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उसने बस अपने एओ को हान सेन को अपने करीब लाने दिया। हान सेन के अंग फैले हुए थे क्योंकि उसे किंग गार्ड के सामने तैरने के लिए लाया गया था। तुम्हें लगता है कि राजकुमार वुचांग को पीटने से तुम बदमाश बन जाओगे? तुम नासमझ हो। ड्यूक तो ड्यूक ही होते हैं। ड्यूक और राजा के बीच ताकत का अंतर वही सामाजिक अंतर है जो राजघराने और गुलामों के बीच का अंतर है। यह जमीन और आसमान का अंतर है। यही अंतर चांद और तारों को अलग करता है, राजा वर्ग के रक्षक ने कहा। उसने हान सेन के भूतिया दांत वाले चाकू की ओर हाथ बढ़ाया। उसका इरादा हान सेन की ही धार से उसे मारने का था। जब किंग क्लास गार्ड घोस्ट टीथ नाइफ के हैंडल तक पहुंचा तो हान सेन ने एक ही समय में जेड स्किन और म्यूटेंट ब्लड का इस्तेमाल किया। उसका मांस जैड बन गया और उसका क्रिस्टल जैसा खून पिघल गया। अब यह उबलते लावा जैसा था जो हान सेन के पूरे शरीर में उमड़ रहा था। हान सेन के शरीर को बांधने वाला पानी पतला हो गया। वह टूटा नहीं पर खींच गया। वह हान सेन के काम को रोक नहीं सका। राजतंत्र को उखाड़ फेंका जा सकता है,
आसमान और जमीन को उल्टा किया जा सकता है। तारों को हिलाया जा सकता है। दिन और रात बदले जा सकते हैं। सब कुछ मेरे हाथ में है। हान सेन की आवाज स्टील जैसी ठंडी थी। उसने घोस्ट टीथ नाइफ पकड़ा और उसे राजा वर्ग के रक्षक पर फेंक दिया। टीथ पावर एक दहाड़ता हुआ गहरे बैंगनी रंग का दानव बन गया। वह उस आदमी को खा जाने वाला था। तुम तो बस एक ड्यूक हो। तुम्हें कैसे पता कि आसमान कितना घना है? क्या तुम्हें लगता है कि जमीन हिल सकती है? क्या तुम्हें लगता है कि तारे और चांद कितने चमकीले हैं? राजा वर्ग का शूरवीर हिला तक नहीं। इसके बजाय उसने हान सेन के चाकू की हवा पर एक मुक्का मारा। हरा पंच पानी जैसा था। दंत शक्ति के दानव चाकू की हवा पानी से टकराए और एक लहर पैदा हुई। ये बस एक भंवर था, मानो समुद्र में पानी की एक बूंद गिरकर बाकी सब में एक हो गई हो। राजा वर्ग का रक्षक सुनामी की ताकत से हान सेन पर टूट पड़ा। हान सेन एक नाव की तरह था जो अशांत समुद्र की उन्मत्त लहरों पर डगमगा रहा था और ऐसी शक्तियों से घिरा हुआ था जो उसे किसी भी क्षण उखाड़कर डुबो सकती थी। डोंग! अचानक हान सेन का बायां हाथ उसकी कमर से बंधे ब्लड स्कॉर्पियन जेड ड्रम से टकराया। वह आवाज बिच्छू के जहरीले डंक जैसी थी और वह किंग क्लास गार्ड के सिर पर लगी। गार्ड का चेहरा बदल गया। उसकी हरी रोशनी अभी भी तेज और तेज थी, लेकिन हान सेन के हमले के बारे में कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ढोल की आवाज सीधे उसके दिमाग में उतर गई। आह! राजा रक्षक चिल्लाया और उसका एओ बाधित हो गया। हान सेन ने अपनी पीठ पर टंगा थंडर गॉड स्पाइक निकाला। उसने बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करके किंग क्लास गार्ड को चुभोया, जो ड्रम के हमले से अभी भी चीख रहा था। लेकिन हान सेन महसूस कर सकता था कि थंडर गॉड स्पाइक कुछ हद तक बंधा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे गहरे समुद्र में ले जाने की कोशिश कर रहा हो और आगे बढ़ते हुए उसे धीरे धीरे पानी को अलग करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। उसकी रोकने वाली शक्ति से गोलियां भी धीमी हो जाती। धिक्कार है, एओ मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, हान सेन ने हताशा में सोचा। इससे पहले कि थंडर गॉड स्पाइक गार्ड के शरीर पर वार करता, उस आदमी ने अपना सिर पकड़ लिया और पीछे हट गया। वह हान सेन के हमले से बचने में कामयाब रहा। मैंने तुम्हें साफ तौर पर कम आंका था। राजा के रक्षक ने अपना हाथ खोला और उसकी मुट्ठी में एक भाला दिखाई दिया। हान सेन पर भालों की कई लहरें उठीं। हान सेन अभी भी गार्ड के प्रभाव क्षेत्र से प्रतिबंधित था। उसकी गति धीमी हो गई थी और वह बच नहीं पा रहा था। उसने थंडर गॉड स्पाइक उठाया और उससे किंग गार्ड के भाले को पीछे हटाने की कोशिश की। उसने ब्लड स्कॉर्पियन जेड ड्रम पर भी फिर से प्रहार किया। डोंग! ढोल बिजली की तरह था और राजा रक्षक को अपनी रक्षा के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। वह रक्त बिच्छू जेड ड्रम के हमले को रोकने में सक्षम था। हान सेन के हाथ में थंडर गॉड स्पाइक भाले से टकराया। चांदी की बिजली और हरी रोशनी एक दूसरे से टकराई, लेकिन बिजली पीछे नहीं हटी। वह भाले से टकरा गई। राजा के रक्षक को जैसे बिजली का झटका लगा, एक जोरदार चीख निकली। उसके हाथ से भाला लगभग गिर ही गया था, लेकिन वह ज्यादा देर तक लकवाग्रस्त नहीं रहा और जल्द ही ठीक हो गया। लकवाग्रस्त होने पर हान सेन उसे नुकीला मारना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। हान सेन के हमलों से किंग क्लास का गार्ड हैरान रह गया। यह डरावना था कि एक ड्यूक किंग क्लास के प्रभाव क्षेत्र में डूबे होने के बावजूद इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। हान सेन चिंतित था। किंग गार्ड साफ तौर पर नाइट रिवर किंग से ज्यादा ताकतवर था। गार्ड ने 2 बार वार किया था, लेकिन हान सेन को अभी तक चोट नहीं लगी थी। राजा वर्ग का रक्षक हान सेन को तिरस्कार से नहीं देख रहा था। उसकी आंखें तेज थीं और उसका भाला किसी अजगर की तरह हान सेन की ओर तान रहा था। वह हान सेन को थंडर गॉड स्पाइक से छूने नहीं देना चाहता था। हान सेन का शरीर अभी भी एओई से बंधा हुआ था और गार्ड अब सावधान हो रहा था। यह एक गंदी लड़ाई होने वाली थी। गार्ड ब्लड स्कॉर्पियन जेड ड्रम और थंडर गॉड स्पाइक से बच रहा था। वह खुद को किसी भी हथियार के संपर्क में आने से बचा रहा था और इसी तरह हान सेन ने गतिरोध बनाए रखा। राजा के रक्षक का भाला हान सेन की सुरक्षा में लगातार घुस रहा था, लेकिन वह हान सेन के थंडर गॉड स्पाइक को पार नहीं कर पा रहा था। ये देखकर वह चौंक गया और उसने सोचा, ये ड्यूक मेरे एओ हमले के बिल्कुल बीच में होने के बावजूद अभी भी अपनी रक्षा कर रहा है। यह आदमी वाकई कुछ खास है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह राजकुमार बाय वुचान को हरा पाया। हान सेन की शक्ति लगातार खत्म होती जा रही थी। वह एओ के प्रतिबंधात्मक गुणों को बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा था और ऐसा करने के लिए उसे बहुत ऊर्जा की जरूरत थी। और अगर वह खुद को पूरी तरह से थका देता तो अपने दुश्मन को हराना नामुमकिन होता। हान सेन को एक मौका मिल गया।
वह उछल पड़ा और अपने पंख फड़फड़ाने लगा ताकि राजा के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल सके। लेकिन पंखों की टेलीपोर्टेशन क्षमताएं बहुत सीमित थीं। वह एक बार में सिर्फ 1 मील ही जा सकता था, जो राजा के प्रभाव क्षेत्र से खुद को अलग करने के लिए काफी नहीं था। और अब राजा का रक्षक उस पर टूट पड़ा। प्रभाव क्षेत्र के अंदर हानसेन अपने प्रतिद्वंद्वी की गति का मुकाबला नहीं कर सका। वह जल तत्व का राजा है। उच्च तापमान वाली जगह पर होना उसके लिए नुकसानदेह होगा। हानसेन जल्दी से मुड़ा और विशाल लावा घाटी की ओर चल पड़ा। वेदना। उस किंग एरिया ऑफ इफेक्ट की पाबंदियों के बीच हानसेन की हरकतें धीमी थीं। किंग क्लास गार्ड ने उसके कंधे पर एक वार किया और उसे लगा जैसे उसके घाव में पानी घुस गया हो। हानसेन ने अपने दांत पीस लिए और फिर लावा में कूद गया। राजा वर्ग का रक्षक मंद मंद हंसा। मुझे लगा था कि तुम सम्मान के पात्र हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत करोगे। जल कोई ठंडा तत्व नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अग्नि जल के विरुद्ध कारगर होगी? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि अग्नि तत्व के विरुद्ध जल कितना भयावह हो सकता है। उसके बाद राजा रक्षक बिना किसी हिचकिचाहट के लावा में कूद गया। राजा वर्ग का रक्षक लावा के बीच से तेजी से गुजरा और हानसेन को अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। सबसे डरावनी बात यह थी कि लावा से पानी का गोला कैसे गर्म हो गया था। पानी का गोला उबलती भाप का एक क्षेत्र बन गया। उसकी बांधने की शक्ति और भी बढ़ गई और ऐसा लग रहा था मानो वह हानसेन के गैलेक्टिक लॉबस्टर कवच को पिघला देगा। हानसेन जानता था कि उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। वह राजा रक्षक जल तत्व से जुड़ा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह ठंड और यिन शक्ति से जुड़ा था। अग्नि तत्व जल तत्व को प्रतिबंधित करने के लिए जाना जाता था, लेकिन सही परिस्थितियों में वे वास्तव में एक दूसरे को अधिक खतरनाक बना सकते थे। भाप मशीन की तरह आग की मदद से पानी को उच्च दाब वाली भाप में बदला जा सकता था। फिर उस पर दबाव डाला जा सकता था। हानसेन पर हमला करने वाले रक्षक के पास जाहिर तौर पर वह हुनर और ताकत थी। लावा सागर के तापमान ने पानी के एयो की ताकत बढ़ा दी, जिससे हानसेन की स्थिति और भी गंभीर हो गई। हानसेन के आसपास का पानी गर्म होकर तेज दबाव वाली भाप में बदल गया, जिससे हानसेन का शरीर और भी ज्यादा जकड़ गया और गर्मी असहनीय होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बेहद तेज दबाव वाले कड़ाहे में फेंक दिया गया हो। यदि हानसेन अपनी शक्तिशाली जेटस्किन जीनो कला का प्रयोग नहीं कर रहा होता, तो वह राजा के प्रभाव क्षेत्र द्वारा आसानी से पराजित हो जाता। इन राजाओं से निपटना कठिन होता जा रहा है, हानसेन ने मन ही मन शिकायत की, लेकिन वह लड़ाई पर केंद्रित रहा और अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करता रहा। अराजकता की प्रणालियों से अग्नि कोवा जानवर आत्मा ने एक अग्नि प्रभामंडल एओ बनाया, जिससे हानसेन को अग्नि शक्तियां प्राप्त हुई। इसने अग्नि तत्व के प्रति उसके प्रतिरोध को भी बढ़ा दिया। ये बिल्कुल वैसा ही असर था जैसा हानसेन चाहता था, लेकिन अफसोस की बात है कि जानवर की आत्मा सिर्फ मार्कीज क्लास की थी। असर ज्यादा स्पष्ट नहीं था, लेकिन इससे उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। इसके बाद उसने मेटल डॉल बीस्ट सोल को बुलाया। हालांकि उसे नहीं पता था कि वो किस काम के लिए है, पर वो इतना बेचैन था कि उसे इसकी चिंता ही नहीं थी। अगर इससे मदद मिल सकती है तो वो पैदा हो रही थी। हानसेन ने हान यान और बाकियों को दानव बग राजा बाई सेमास दे दिया था, ताकि अगर वे मुसीबत में पड़ जाए तो उसे बचा सकें। चिड़िया का घोंसला छोटी लाल चिड़िया ने निगल लिया था। इस समय हानसेन के पास बचाव का कोई बेहतर विकल्प नहीं था। धातु की गुड़िया तैनात की गई और हानसेन के पैरों के चारों ओर दांतों के निशान जैसा एक काला प्रभामंडल दिखाई दिया। जब पहिए जैसा प्रभामंडल घूमा तो हानसेन का शरीर काली धातु से ढक गया। हानसेन को लगा जैसे उसकी शक्ति में इजाफा हो गया हो और उसका शक्ति तत्व अब अविनाशी हो गया हो। उसकी हर हरकत में एक खास तीक्ष्णता थी। जब वह अपना हथियार घुमाता तो उसे बांधने वाली भाप को चीरना और भी आसान हो जाता। क्या धातु की गुड़िया का प्रभामंडल उपयोगकर्ता की शक्ति और तीक्ष्णता बढ़ाता है? हानसेन के पास सोचने का समय नहीं था। उसने दांत पीसकर लावा के समुद्र में गहराई तक गोता लगाया। हानसेन के पास सतह पर लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने लावा के नीचे स्थित द्वीप पर जाने की योजना बनाई और देखा कि क्या वह चट्टानी ड्रैगन और उस नीले धातु के भेड़िए के समूह को ढूंढ सकता है। अगर वह उन्हें लड़ाई में शामिल होने के लिए मना लेता तो शायद उसे वापस लड़ने का मौका मिल जाता। हानसेन ने अपने पीछे बिजली की एक लहर छोड़ने के लिए अपने थंडर गॉड स्पाइक को लहराया, लेकिन उस प्रभाव क्षेत्र के अंदर बिजली बेकार थी। किंग क्लास गार्ड ने हमले को नाकाम करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। वेदना। हानसेन के शरीर पर एक जोरदार वार हुआ।
हालांकि नुकसान ज्यादा नहीं था, पर पानी की धाराएं अब उसके शरीर में बह रही थीं और उसकी रक्त वाहिकाओं में धक्कम धक्का कर रही थीं। हान सेन ने स्पेल की अनंत काल को ठोस बनाने वाली शक्ति का प्रयोग किया। उसका खून उसके शरीर के पानी के चारों ओर जम गया, जिससे वह शक्ति उसके शरीर में फैल नहीं पाई। हान सेन को भी कुछ ऐसे ही जख्म लगे, लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण जगह पर चोट नहीं लगी। राजा वर्ग का रक्षक हैरान रह गया। हालांकि उसने अभी तक हान सेन पर कोई जानलेवा वार नहीं किया था, लेकिन वह एक जहरीली जीनो आर्ट का इस्तेमाल कर रहा था। जिस किसी को भी यह जख्म लगा, वह भाग्यशाली होगा अगर उसे बस लकवा मार जाए। यह जहर राजा वर्ग के विरोधियों के लिए जानलेवा हो सकता था, फिर भी एक साधारण ड्यूक उसे दूर भगा रहा था। और हान सेन अब भी उससे लड़ने में सक्षम था। उस पर जहर का कोई असर नहीं दिख रहा था, और इसी बात ने गार्ड को उलझन में डाल दिया। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। वह अब द्वीप के बहुत करीब था, लेकिन उसे कोई रॉक ड्रैगन दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वह सोच रहा था, हान सेन के शरीर में एक हल्कापन सा छा गया। वह लावा से बाहर निकला और नीचे उस जानी पहचानी जगह में प्रवेश कर गया। किंग क्लास का गार्ड उसके ठीक पीछे से अंदर आया। उसने ऊपर लावा का आकाश और नीचे द्वीप देखा। वह ये दृश्य देखकर चौंक गया और बुदबुदाया, क्या किंग कॉन्ग ग्रह के केंद्र में भी ऐसी जगह है? हान सेन ने झील की तरफ देखा। उसे नहाता हुआ नीला धातु का भेड़िया भी नजर नहीं आ रहा था, और ऊपर एक भी चट्टानी अजगर चक्कर नहीं लगा रहा था। उसे उल्टी सी महसूस हुई और उसने मन ही मन सोचा, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? उनमें से कोई भी यहां नहीं है। हान सेन फिर से टेलीपोर्ट हुआ और झील के पास पहुंच गया। उसने किंग क्लास गार्ड के हमले को रोकने के लिए अपना थंडर गॉड स्पाइक लहराया और अपने डोंगशुआन ऑरा से पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। अचानक हान सेन को झील की सतह के नीचे कुछ नीला सा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान फैल गई। नीली धातु का भेड़िया केवल पानी के नीचे सो रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के हान सेन ने खुद को गार्ड के एक वार से घायल होने दिया। वार से वह तीर की तरह पानी में नीचे गिर गया और सीधे नीले धातु के भेड़िए की ओर तैर गया। राजा रक्षक उसके पीछे पीछे चला। चूंकि ग्रह किंग कॉन्ग पर कोई देवता रूपी विदेशी प्राणी नहीं था, इसलिए उसे डरने की कोई बात नहीं थी। लेकिन जब वह पानी में घुसा तो उसने सोए हुए नीले धातु के भेड़िए को जगा दिया। जब हान सेन पानी में उतरा तो उसने अपनी उपस्थिति छिपाने की पूरी कोशिश की। वह पानी की सतह के नीचे हल्के से फिसला, मानो कोई कलाबाज गोता लगा रहा हो। हान सेन ने पानी में छपाक को दबाने की भी कोशिश की ताकि कोई चौंकाने वाली हलचल न हो, लेकिन राजा वर्ग के रक्षक को इसकी परवाह नहीं थी। वह अपने साथ अपना एओ लेकर आया था, जिससे आधी झील ढक गई। हमला नीले धातु के भेड़िए पर भी पड़ा। सोता हुआ भेड़िया गुस्से से जाग उठा। वह खड़ा हो गया, उसका धातु जैसा फर खड़ा हो गया। फिर वह चीखा। चीख के साथ ही झील किसी मीठे पानी के झरने की तरह फट गई और पानी बह गया। हान सेन भ्रूण की मुद्रा में सिकुड़ गया और अपनी रक्षा के लिए अपना हथियार आगे की ओर पकड़े रहा। फिर भी आघात तरंग इतनी तेज थी कि उसे झील के बाकी पानी के साथ उड़ा ले गई। सौभाग्य से उसने अभी भी अपना गैलेक्टिक लॉबस्टर कवच पहना हुआ था। ये किंग क्लास का कवच था। अगर उसने इसे नहीं पहना होता तो नीले धातु के भेड़िए की शक्ति उसके शरीर की हर हड्डी को चकनाचूर कर देती। क्या अद्भुत शक्ति है! इस नीले धातु के भेड़िए का स्तर क्या है? हान सेन ने सोचा। दूसरी तरफ राजा रक्षक अब भयभीत लग रहा था। वह हवा में जम गया था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। नीली धातु का भेड़िया अब सूखी झील में खड़ा था और उसकी नीली भेड़िए जैसी आंखें सीधे उसे घूर रही थीं। रक्षक को ऐसा लग रहा था जैसे खुद ग्रिम रीपर उसे देख रहा हो, और उसकी नसें धनुष की डोरियों की तरह कसी हुई थीं। उसका शरीर कांप रहा था और वह बस भागना चाहता था, लेकिन उसने कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। उसे यकीन था कि अगर वह पलटा तो नीली धातु का भेड़िया उसके पीछे झपट पड़ेगा। वह जानवर उसे चबा जाएगा और उसकी हड्डियां कुतर देगा। झील का पानी धीरे धीरे बरस रहा था। आदमी और भेड़िए ने एक दूसरे को देखा और राजा वर्ग के रक्षक का माथा पसीने से लथपथ था। पहरेदार के पानी के एव से उसे जरा भी सुरक्षा का एहसास नहीं हुआ। जैसे ही उन नीली भेड़ियों जैसी आंखों ने उसे घूरा, ठंडा पसीना राजा के माथे से होते हुए उसके चेहरे पर बहने लगा। ओह! तभी नीला धातु का भेड़िया फिर से दहाड़ा। उसके मजबूत अंगों ने जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन किया। गिरते झील के पानी से पानी का एव मजबूत हो गया था, लेकिन फिर भी यह नीले धातु के भेड़िए को परेशान करने के लिए पर्याप्त नहीं था। नीले धातु के भेड़िए का शरीर धुंधला हो गया और फिर वह अपना मुंह खोलकर गार्ड के शरीर को काटने लगा। वेदना
भेड़िए के दांत राजा के शरीर में धंस गए और उसी क्षण वह पानी की तरह फट गया। उसके कवच और हथियार चबाकर निगल लिए गए। हालांकि शरीर स्वयं पानी में बदल गया था और वह पानी भेड़िए के मुंह से बाहर निकलकर वापस एक आदमी में बदल गया जो लावा आकाश की ओर बढ़ रहा था। वह चरम राजाओं में से एक है। यह जरूर उसका जल तत्व वाला राजा शरीर होगा। हान सेन ने राजा वर्ग के रक्षक को जल पुरुष बनते और फिर लावा आकाश की ओर बढ़ते देखा। हान सेन उसे भागने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने उस आदमी को रोका और थंडर गॉड स्पाइक से उसके शरीर में छेद कर दिया। मैं राजकुमार 16 हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ, राजा चिल्लाया। हालांकि उसे हान सेन से डर नहीं लग रहा था, उसे तो बस उस नीले धातु के भेड़िए से डर लग रहा था। उसने उसका कवच और भाला खा लिया था और अब भूखी निगाहों से उसकी ओर आ रहा था। अगर हान सेन उसे रोक लेता तो नीली धातु का भेड़िया उस पर एक बार फिर हमला कर सकता था। वह जानता था कि भेड़िया जरूर कोई देवता होगा, वह उससे लड़ाई में जीत नहीं पाएगा। उसका असली जल राजा शरीर एक देवता बने दुश्मन के सामने बेकार हो जाएगा। वह पहली बार बच निकलने में बहुत भाग्यशाली रहा था। और मैं तुम्हारा पिता हूँ, किंग बाय। हान सेन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने ब्लड स्कॉर्पियन ड्रम बजाया और थंडर गॉड स्पाइक को उस आदमी की तरफ फेंक दिया। वह किसी भी कीमत पर किंग गार्ड को रोकना चाहता था। राजा के रक्षक ने नीले धातु के भेड़िए को अपनी ओर आते देखा। उसे झिझकने का समय नहीं मिला। उसने दांत पीसकर बिना समय गंवाए हान सेन के थंडर गॉड स्पाइक की ओर दौड़ लगा दी। बहुत अच्छा, हान सेन का उस पर नरमी बरतने का कोई इरादा नहीं था। थंडर गॉड स्पाइक ने गार्ड के मूल जल राजा शरीर को छेद दिया था। थंडर गॉड स्पाइक का सामना कोई अर्धदेवीभूत व्यक्ति नहीं कर सकता था, इसलिए हान सेन को विश्वास नहीं था कि राजा शरीर बिजली के प्रकोप को हरा सकता है। थंडर गॉड स्पाइक उस जलराशि में घुस गया, उसकी चांदी जैसी बिजली पूरे तरल में चमक उठी। जलराशि चमकने लगी, लेकिन बिजली से भरा पानी भेड़िए की ओर वापस नहीं गिरा। हान सेन ने राजा की चीख सुनी, जो सीधे हान सेन की ओर आ रहा था। फिर वह हान सेन को मारने में कामयाब रहा। पानी की धार ने हान सेन को टक्कर मारी, फिर चकनाचूर हो गई। हान सेन पर पहरा छा गया। आह! हान सेन चिल्लाया। पानी में बिजली उस पर गिरी, जिससे वह भी बिजली से झुलस गया। उसके बाल सीधे हो गए और वह लगभग आसमान से गिर पड़ा। नीचे नीले धातु का भेड़िया उन दोनों पर दहाड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक और हमला करने को तैयार हो। हान सेन ने अपने शरीर में छा रही सुन्नता को दूर किया, अपने पंख फड़फड़ाए और लावा में वापस लौट गया। हान सेन लावा में वापस टेलीपोर्ट हो गया और तेजी से ऊपर की ओर तैरने लगा। उसे लगा जैसे उसके साथ कुछ गड़बड़ है। राजा वर्ग का रक्षक पानी बन गया था और उस पर छींटे मार रहा था, जिससे उसे बिजली का झटका लगा। पानी तो चला गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह अब उसके शरीर के अंदर है। हान सेन अपने अंदर एक अजीब पानी जैसी शक्ति को साफ महसूस कर सकता था। वह उसके शरीर में उतर रही थी और उसकी कोशिकाओं में विलीन होने की कोशिश कर रही थी। तुम क्या कर रहे हो? हट जाओ मेरे पास से, हान सेन गुस्से से चिल्लाया। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये करना चाहता हूँ? अगर तुमने मुझे इसके लिए मजबूर न किया होता तो मैं तुम्हारे शरीर के साथ मिलकर रिटर्न टू ओरिजिन नहीं कर पाता। मैं एक्सट्रीम किंग में से एक हूँ। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि मेरा शरीर तुम्हारी जैसी घटिया जाति के शरीर के साथ मिल रहा है। हाँ, अजीब है, तुम्हारे अंदर एक्सट्रीम किंग का थोड़ा खून है। भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। ये कमजोर जरूर है, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर ही है। राजा की आवाज हान सेन के शरीर में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे हान सेन की अपनी कोशिकाएं उस पर चीख रही हों। हान सेन उदास हो गया। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह उस आदमी को रोकता ही नहीं, बस उसे जाने देता। खुद को राजकुमार 16वां बताने वाला व्यक्ति किसी ऐसे हुनर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था जिससे किसी के दिमाग पर कब्जा किया जा सके। उसकी तकनीक उसे उनकी कोशिकाओं को एक साथ मिलाने और उनके शरीरों को एक साथ मिलाने की कोशिश करने की अनुमति देती थी। तो आप वास्तव में राजकुमार 16 हैं? हान सेन ने अपने शरीर पर आक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी कुछ शक्ति का उपयोग करते हुए पूछा। हाँ, मेरा नाम बाई है, आवाज ने कहा। मेरे राजकुमार, इस बारे में क्या ख्याल है? चलो मान लेते हैं कि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। तुम मेरे शरीर से बाहर निकल जाओ और हम दोनों अपने अपने रास्ते चलते हैं, हान सेन ने कहा। क्या अब तुम डर गए हो? बहुत देर हो चुकी है। एक बार जब मूल स्थान पर वापसी शुरू हो जाएगी तो मैं भी उसे उलट नहीं पाऊंगा। मुझे तुम्हारे शरीर से आगे निकलना होगा, बाई ने ठंडी घुराघुराहट के साथ कहा।
इसे रोकने का कोई उपाय सोचो। हान सेन ने अपने दुश्मन को हटाने की बार बार कोशिश की। न तो जेड्सकिन और न ही उसका रक्तनाली सूत्र उस शक्ति के आक्रमण को रोक सका। अपनी सांसें बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था, यह मूल की ओर वापसी है। अब मैं तुम्हारा एक हिस्सा बन गया हूं। मैं तुम ही हो जाऊंगा। मैं तुम्हारी कोशिकाओं और यहां तक कि तुम्हारे जीन्स में समा जाऊंगा। और फिर मैं तुम्हारी कोशिकाओं और तुम्हारे जीन्स को बदल दूंगा। और फिर तुम में ही हो जाओगे, बाई ने गंभीर निश्चय के साथ कहा। क्या ये शहर के चारों ओर बसे गांव जैसा नहीं है? हान सेन उदास हो गया। जब भी आम जीव उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करते तो वे आमतौर पर उसके आत्मा सागर में पहुंच जाते। लेकिन यह आदमी उल्टा कर रहा था। वह शरीर से हान सेन के साथ जुड़ने लगा था, जिससे वह आत्मा सागर में जाने से बच गया, जहां काले क्रिस्टल कवच से उसका नाश हो जाता। इस समय बाई का असली जल राजा शरीर हान सेन की कोशिकाओं के अंदर था। अगर हान सेन उससे छुटकारा पाना चाहता था तो उसे अपनी कोशिकाएं नष्ट करनी पड़ती। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि उसे अपना शरीर भी नष्ट करना पड़ता। इससे वह मुश्किल में पड़ गया। जब मूल जल राजा शरीर ने हान सेन की अपनी कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करना शुरू किया तो उसने परिवर्तन महसूस किया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों का आनंद लो। तुम जल्द ही मेरी हो जाओगी और मैं तुम्हारी सारी चीजें ले लूंगा। इसमें तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इच्छा शक्ति और यहां तक कि तुम्हारी यादें भी शामिल हैं। इस शरीर से जुड़ी हर चीज मेरी हो जाएगी, बाई ने ठंडी हंसी के साथ कहा। तुम बहुत भोले हो। हान सेन हंसा। उसने जादू किया और उसके माथे पर एक रहस्यमय चिन्ह प्रकट हुआ। अनंत काल की ठोस बनाने वाली शक्ति ने उसके शरीर को ढांक लिया। उसने उसके शरीर को वैसा ही स्थिर कर दिया जैसा वह था, और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने दिया। ये कैसी शक्ति है? बाई सदमे में चिल्लाए। हान सेन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी अनंत काल की ठोस बनाने वाली शक्तियों को अपने ऊपर फैला लिया। उसका शरीर ठोस और अपरिवर्तनीय हो गया, जिससे बाई का आक्रमण रुक गया। इसने बाई के मूल जल राजा शरीर को भी ठोस बना दिया। ये हान सेन की कोशिकाओं पर और आक्रमण नहीं कर सका और न ही पीछे हट सका। लेकिन अनंत काल के ठोस बनाने वाले गुण चीजों को बस वैसे ही बंद कर सकते थे जैसे वे थीं। वह उस मूल जल राजा शरीर को मिटाने में असमर्थ था, जिसने पहले ही अपनी अतिक्रमणकारी उपस्थिति स्थापित कर ली थी। बाई, बेहतर होगा कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो, वरना अपनी क्रूरता का गुस्सा मुझ पर मत निकालना। हान सेन लावा घाटी से बाहर निकला और एक छिपी हुई जगह ढूंढी जहां वह बाई से बात कर सके। तुम मुझे डरा नहीं सकते, बाई ने फुसफुसाते हुए कहा। हालांकि तुम्हारी शक्ति ने मूल स्थान पर लौटने की प्रक्रिया को रोक दिया होगा, तुम्हारा अपना शरीर भी रुक गया है। तुम हमेशा ऐसे नहीं रह सकते और तुम मेरी यहां मौजूदगी का कुछ नहीं कर सकते। क्या आप सचमुच राजकुमार 16 हैं? हान सेन ने उत्सुकता से पूछा, बाई की बात को अनसुना करते हुए। ये सच है। अगर तुम चाहो तो पूछ लो, तुम्हें मेरे प्रसिद्ध नाम के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। बाई घमंड से बोली। तुम एक राजकुमार हो तो नाइट्स पैराडाइज में क्या कर रहे हो? और तुम एक धातु की गुड़िया पाने के लिए क्यों लड़ रहे हो? हान सेन ने पूछा, ये जानते हुए कि जरूर कुछ अजीब चल रहा है। और नए उपन्यास पढ़ें। नाइट्स पैराडाइज शाही रक्षकों के लिए बनाई गई एक जगह थी। आम शाही बच्चे वहां कभी नहीं जाते थे, और एक राजकुमार का ड्यूक मेटल डॉल के मालिकाना हक के लिए हान सेन से लड़ना बेतुका लग रहा था। हान सेन पहली बार वहां गया था, इसलिए ये सब कुछ संयोग मात्र लग रहा था। ये उस कुतिया बाई लिंग शुआंग की वजह से है, बाई गुर्राए। वरना मैं यहां क्यों आती? जब हान सेन ने ये सुना तो उसे समझ आ गया। बाई लिंग शुआंग राजकुमारी टेन थी। वह वही थी जिससे बाई वेई को सख्त नफरत थी। हान सेन ने सोचा, वह अंतरिक्ष स्टेशन में बाई वुचांग से मिला था और अब यहां बाई से मिल रहा था। ये दोनों घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं थीं। उसे डर था कि बाई वुचांग वाली घटना बाई लिंग शुआंग के दखल की वजह से हुई होगी। हालांकि उसने बाई लिंग शुआंग को पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी वह समझ गया था कि वह महिला क्या करने में सक्षम है। बाई लिंग शुआंग ने तुम्हें मुझे मारने के लिए कहा था? हान सेन ने पूछा। बिल्कुल नहीं। खैर, मैं उस घटिया कुतिया से अपना बदला जरूर लूंगा। बाई जाहिर तौर पर इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। बाई लिंग शुआंग ने ही उसे फंसाया होगा और अब बात साफ तौर पर उसकी सोच से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। हान सेन और बाई लिंग शुआंग दोनों की वजह से ये घटनाएं बाई के दिल में हमेशा के लिए अंकित हो जाएंगी। वह सचमुच अलग अलग कारणों से दोनों को मरवाना चाहता होगा,
लेकिन ये सब भविष्य की बातें हैं। चलो अभी तुम्हारे और मेरे बारे में बात करते हैं। तुम मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहते हो, है ना? खैर, ये नामुमकिन है। मुझे बताओ कि तुम आगे क्या करने की योजना बना रहे हो, हान सेन ने कहा। बाय यी ने झुंझलाहट में नाक भान सिकोड़ी। मूल स्थान पर वापसी एक बार शुरू हो जाने के बाद एक तरफा टिकट है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे तुम कभी उलट नहीं सकते। मैं तुम्हें अपने अधीन कर लूंगा, ये बस समय की बात है। और इसके बाद तुम शक्ति प्राप्त नहीं कर पाओगे। देर सवेर तुम्हारा शरीर झुक जाएगा और मेरा हो जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है कि कोई और रास्ता नहीं है? हान सेन ने गंभीरता से पूछा। हम में से सिर्फ एक ही जिंदा बच सकता है, बाय यी ने शांति से जवाब दिया। उसे अपनी मूल भूमि पर वापसी की क्षमता पर पूरा भरोसा था। मैं तुम्हें जीने देने वाला था, लेकिन अगर तुम जीना नहीं चाहते तो बस इतना जान लो कि तुमने यह अपने साथ किया है। हान सेन ने आह भरी। राजा के राज्य में एक राजकुमार की हत्या करना एक पागलपन भरा काम था। राजा बाई जरूर इस मामले की जांच करने आएंगे। एक्सट्रीम किंग में बहुत से कुलीन लोग थे। उनमें से कई मिस्टर वाइट की तरह भविष्यवाणी करने में बहुत माहिर थे, इसलिए हान सेन को यकीन नहीं था कि वह बाई यी की हत्या को राज रख पाएगा। उसने किसी राजकुमार को मारने की हिम्मत नहीं की, जबकि उसके काम का पता चल सकता था। या कम से कम अगर उसके पास कोई विकल्प न हो तो वह ऐसा नहीं करेगा। अगर बाई यी उसके शरीर से बाहर नहीं निकल सकती तो उसे राजा बाई को बताना होगा कि बाई यी ने उन पर यह स्थिति थोपी है। अगर हो सके तो वह बाई यी को अपना शरीर बदलने में मदद करेगा। जब बाई यी ने दोबारा बात की तो उसकी आवाज में तिरस्कार भरा था। मैं तुम्हारी कोशिकाओं में घुल गया हूं। अब मैं तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा हूं। अगर तुम खुद को नहीं मारते तो मैं यही हूं। तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? अगर बाई परिवार के सभी लोग तुम्हारी तरह भोले हो जाएं, तो बहुत अच्छा होगा। हान सेन ने आह भरी। बाई यी अब तक मिले बाई परिवार के सदस्यों में सबसे ज्यादा मंदबुद्धि थी। यहां तक कि बाई वेई भी उससे कहीं ज्यादा होशियार थी। बाई लिंग शुआंग ने उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी वह पूरे समय घमंड से घूमता रहा। हान सेन को अंदाजा भी नहीं था कि वह एक्सट्रीम किंग में इतने लंबे समय तक कैसे जिंदा रहा। आखिरकार वहां रहना बहुत ही प्रतिस्पर्धी था। ठीक है, शायद उसके जैसे बड़े बेवकूफ की किसी को परवाह नहीं। शायद किसी को उसके मरने का इतना दुख भी न हो, हान सेन ने मन ही मन सोचा। फिर उसकी आंखें सफेद होने लगीं। हान सेन से एक सफेद रोशनी निकली और उसका शरीर पवित्र प्रकाश से भर गया। वह एक पवित्र देवता का रूप धारण करने लगा। ये नामुमकिन है, बाई यी चिल्लाया। उसने देखा कि उसका असली जल राजा शरीर हान सेन की अपनी कोशिकाओं से अलग हो रहा था। बाई यी में भय व्याप्त हो गया जब उसे एहसास हुआ कि उसका मूल जल राजा शरीर इस नई शक्ति से कहीं कमतर है। अब उसने जो जीन देखे उनसे बाई यी बहुत भयभीत हो गया। यह क्या है? ये कौन सी शक्ति है? मेरा राजा शरीर इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? यह असंभव है। हमारे राजा शरीर दुनिया के सबसे शक्तिशाली शरीर हैं। हमारे पास सबसे शक्तिशाली जीन है। हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई जीन हो ही नहीं सकता। बाई यी को लगा कि उसका मूल जल राजा शरीर हान सेन से अलग होने लगा है। वह शक्ति उसे भी दबा रही थी। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह इतना भयभीत था कि उसका पिछला संयम गायब हो गया था। हान सेन ने बाई यी की कराह को अनसुना कर दिया। उसका पूरा शरीर अब सुपर गॉड स्पिरिट मोड में था। सुपर गॉड स्पिरिट मोड में उसने बाई यी के असली जल राजा शरीर को फाड़ डाला। मूल जल राजा शरीर के जीन बहुत मजबूत थे, लेकिन महादेव आत्मा शरीर के सामने राजा शरीर मिट्टी के समान था। जब तक हान सेन उसे आत्मसात करके परिष्कृत नहीं कर लेते, वे एक साथ नहीं मिल सकते थे। हान सेन के सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी के सामने बाई यी को लगा जैसे उसका उच्च स्तरीय ओरिजिनल वाटर किंग बॉडी निम्न स्तरीय जीन्स का एक संग्रह बन गया हो। अब वह बस उस डरावनी शक्ति को घूर सकता था। पानी की वो सारी बूंदें किसी कलकल करते झरने जैसी थीं। महादेवी आत्मा की शक्ति से हान सेन ने एक एक करके हर बूंद को परिष्कृत किया। नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुमसे दूर जा सकता हूं। बाई यी को आखिरकार डर लगा। हान सेन द्वारा मूल शक्ति को परिष्कृत किया जा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक ड्यूक ने इतनी दुर्दांत शक्तियां कैसे अर्जित कर लीं। हान सेन उतना शक्तिशाली नहीं था और वह अभी राजा भी नहीं बना था, लेकिन फिर भी बाई यी हान सेन के जीन्स को इतना समझ सकता था कि उसे पता चल गया कि वे उसके अपने मूल जल राजा शरीर से कहीं बेहतर हैं। बहुत देर हो चुकी है, हान सेन ने सरलता से कहा। उसका सुपर देव आत्मा शरीर और भी मजबूत हो गया।
चूंकि उसने पहले ही कौशल का प्रयोग कर लिया था, इसलिए वह राजकुमार का कोई निशान नहीं छोड़ने वाला था। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं राजकुमार 16 हूँ। मैं राजा बाई का बेटा हूँ। मैं। बाई यी की आवाज गायब हो गई। हान सेन के महादेवी आत्मिक शरीर के प्रभाव में उसका मूल जल राजा शरीर पल भर में परिष्कृत हो गया।